सो अवधि और आयुष ये दो बच्चे हैं, दे गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक विद देयर पेरेंट्स। वो अपने पेरेंट्स के साथ मॉर्निंग वॉक पे गए। अवधि notices some shells and tries to pick them up. Her mother advises her not to do so and explains that the shell could be home to a living snail and is actually a part of its body. जब दोनों बच्चे पार्क में घूम रहे होते हैं तो अवधि को कुछ शेल्स दिखते हैं, सीप जिसे हम बोलते हैं, शेल्स दिखते हैं, तो वो उनको चुनने लगती है, उठाने लगती है। तो मम्मी कहती है ये जो शेल हैं जो आपको निर्जीव दिख रहे हैं, जो कि इतने हार्ड हैं, वो किसी का घर हो सकते हैं, उसके अंदर स्नेल मिल सकता है आपको, जो कि एक जीव है, और ये जो शेल है ये स्नेल का बॉडी पार्ट होता है। देन अवधि एंड आयुष वंडर हाउ द शेल दैट इज नॉट इवन मूविंग कुड हैव अ लिविंग बीइंग इनसाइड। दोनों बच्चे सोचने लगते हैं ये शेल इतना हार्ड है, ये तो हिल भी नहीं रहा एक जगह से दूसरी जगह, तो ये कैसे किसी जीव का घर हो सकता है। लेटर दैट डे इन स्कूल अवधि एंड आयुष शेयर दिस इंसिडेंट विद देयर फ्रेंड्स। दे अप्रोच द टीचर टू अंडरस्टैंड how a shell which is not even moving could be a body part of living snail. The teacher initiates a discussion in the class on living and non-living. So उसके बाद ये बच्चे जब स्कूल जाते हैं, ये जो इंसिडेंट है उसको अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करते हैं, फिर समझने के लिए वो टीचर के पास जाते हैं। तो टीचर इसके बाद डिस्कशन स्टार्ट करती हैं किस टॉपिक पे, लिविंग एंड नॉन लिविंग चीज के बारे में। देखिए यहाँ पर ये जो शेल है ऊपर कितना हार्ड है, ये जो गोल गोल आपको दिख रहा है, लेकिन इसके अंदर एक जीव होता है, जब वो मूव करता है तब शेल भी साथ साथ मूव करता है। तो इसीलिए कहा गया है शेल क्या है, इस जीव का घर है, होम है ना, इसी में रह रहा है। तो चलिए टीचर क्या डिस्कशन स्टार्ट करती है, एक एक्टिविटी दी गई है। सो वी आर सराउंडेड बाय न्यूमरस थिंग्स, जस्ट लुक अराउंड इन योर क्लासरूम एंड यू मे फाइंड मेनी एग्जाम्पल्स, द पेंसिल दैट यू आर होल्डिंग, द बुक दैट you are reading, or the person near the window. List them in table 10.1 and identify each of them as living or non-living on the basis of your understanding in column 2. Write a reason of grouping them as living or non-living in column 3. देखिए यहाँ पर एक टेबल दिया गया है, लिविंग बीइंग्स और नॉन लिविंग बारे में हमें बताना है जो हमें आसपास देखने को मिलते हैं। ऐसी बहुत सी चीजें हैं, जैसे यहाँ एग्जाम्पल दिया था, पेंसिल आप देख रहे हैं आपके हाथ में हो सकती है, बुक है जिसे आप पढ़ते हैं, कबूतर दिख सकते हैं आपको खिड़की पे बैठे हुए। तो हमें बताना है कौन सी लिविंग और कौन से नॉन लिविंग थिंग है, इस टेबल में आपको फिल करना है। ओके, किस बेसिस पे करते हैं सब जानेंगे हम, लेकिन अभी हम अपनी जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है अभी तक उस बेसिस पे इस टेबल को कंप्लीट करेंगे। जैसे नाम दिए हुए एक तरफ हमें बताना है कि हमारा गैस क्या है, ये जो नाम दिए ये लिविंग थिंग है नॉन लिविंग है, फिर रीजन बताना है कि क्यों आप ऐसा सोचते हैं, और अगर ये गलत दिया है हमें आंसर फिल करके तो करेक्ट आंसर क्या है वो यहाँ बताना है और रीजन भी देना है। जैसे पहला पेंसिल, पेंसिल नॉन लिविंग है, मतलब अगर पेंसिल को आप तोड़ोगे तो उसे पेन नहीं होगा। और भी बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं लिविंग नॉन लिविंग के। सिंपल अभी आप देखो तो पेंसिल में जान नहीं होती है, तो ये नॉन लिविंग है। क्यों, इसका कारण क्या है, इट डज नॉट ग्रो, ब्रीथ और मूव ऑन इट्स ओन। पेंसिल खुद से चल नहीं सकती, पेंसिल सांस नहीं लेती, पेंसिल बढ़ती नहीं है ना। देन करेक्ट आंसर क्या है, नॉन लिविंग ही है। तो इसका करेक्ट आंसर हमें दिया हुआ है। इसका रीजन यही है कि इट लैक्स द एसेंशियल फीचर्स ऑफ लिविंग बीइंग, जो एक जीवित प्राणी में होते हैं गुण, वो इसके अंदर नहीं है पेंसिल के अंदर, इसीलिए हम इसे नॉन लिविंग थिंग बोल रहे हैं ना। जैसे हम मनुष्य, हम जीव हैं, हमारे अंदर प्राण है, तो हम लिविंग बीइंग है। क्यों, क्योंकि हम सांस लेते हैं, हम ग्रो करते हैं, हम यहाँ से वहां तक चल कर जा सकते हैं, है ना। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो हम लिविंग बीइंग है। क्यों, क्योंकि हम सांस लेते हैं, हम ग्रो करते हैं, हम यहाँ से वहां तक चल कर जा सकते हैं, है ना। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ऐसे ही बुक भी क्या है, नॉन लिविंग थिंग है। इट डज नॉट ग्रो, रिप्रोड्यूस और रिस्पायर। बुक जो है वो ग्रो नहीं होती है, रिप्रोड्यूस नहीं करती, और फिर रिस्पायर यानी सांस लेने की प्रक्रिया भी बुक की नहीं है। ये नॉन लिविंग है क्योंकि जो लाइफ की प्रोसेसेस हैं ये परफॉर्म नहीं करती। अब पिजन यानी कि कबूतर जो है वो लिविंग बीइंग है। इट कैन मूव, इट ग्रो एंड रिप्रोड्यूस। कबूतर जो है वो खाना खा सकता है, खुद से ग्रो करता है, वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकता है। रिप्रोड्यूस मतलब इनके बेबी भी होते हैं, और लिविंग बीइंग है ये, ठीक है। सो क्या है, इट शोज ऑल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बीइंग, इसीलिए हमने इसको किस कैटेगरी में डाला है, लिविंग बीइंग के। अब कार, कार क्या है, नॉन लिविंग थिंग है ना, क्योंकि ये मूव तो करता है लेकिन इसके लिए एक एक्सटर्नल फोर्स चाहिए, जैसे कि फ्यूल है ना, पेट्रोल नहीं डालेंगे तो कार खुद से मूव नहीं कर सकता, तो ये नॉन लिविंग
है क्योंकि इट डज नॉट ग्रो, रिप्रोड्यूस और रिस्पायर, है ना। फिर प्लांट है वो लिविंग बीइंग है, ये ग्रो करता है, रिप्रोड्यूस करता है, परफॉर्म करता है रेस्पिरेशन के प्रोसेस को। लिविंग बीइंग है क्योंकि ये एग्जिबिट करता है एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ। एक जीवित प्राणी जो होता है उसके क्या क्या एसेंशियल फीचर्स हैं, जैसे कि ग्रो करना, सांस लेना, ये सब इसके अंदर होता है प्लांट के अंदर। प्लांट भी आप देखेंगे तो आप छोटा सा एक बीज लगाते हैं, अगर वो ग्रो नहीं करता तो कैसे एक छोटा सा बीज बढ़ के पौधा बनता है, पौधा फिर पेड़ बनता है, फल देता है, फूल देता है ना। ओके, तो ये क्या है, लिविंग है। अब हमें खुद से एक बताना है, तो यहाँ पे स्टोन यानी पत्थर का एग्जाम्पल लिया मैंने, क्या है, नॉन लिविंग है क्योंकि ये बढ़ता नहीं है, ये रिप्रोड्यूस नहीं करता, ब्रीथ यानी सांस नहीं लेता पत्थर, है ना। नॉन लिविंग है बिकॉज इट डज नॉट शो एनी फीचर्स ऑफ लिविंग बीइंग्स। ओके, आई होप इट इज क्लियर। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं, व्हाट सेट्स द लिविंग अपार्ट फ्रॉम द नॉन लिविंग। अभी हमने पढ़ा कि कुछ चीजें लिविंग है, कुछ चीजें नॉन लिविंग, टेबल 10.1 में। सो व्हाई डू यू थिंक अ पेंसिल इज नॉन लिविंग बट अ पिजन इज लिविंग। हमने कहा कि पेंसिल नॉन लिविंग है लेकिन कबूतर जो है वो लिविंग है, तो ऐसा क्यों लगा हमें। व्हाट डू यू थिंक आर द डिफरेंसेस बिटवीन लिविंग बीइंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स अकॉर्डिंग टू यू। क्या डिफरेंसेस हैं इनके बीच में, व्हाट सिमिलैरिटीज डू द आइडेंटिफाइड लिविंग बीइंग शेयर विद ईच अदर, और क्या सिमिलैरिटीज हैं, क्या डिफरेंसेस हैं। सो यू मे हैव आइडेंटिफाइड मूवमेंट एज वन ऑफ द सिमिलैरिटीज अमंग लिविंग बीइंग्स। तो एक ऐसी खासियत है जो सभी जीवों में होती है जो जीवित हैं या जिनके अंदर प्राण है, वो क्या कि सभी मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर। You have also seen cars moving on road. Does it mean that a car is living? मैंने आपको अभी बताया कार भी तो रोड पे मूव करती है, कहाँ से कहाँ हम जा रहे हैं तो कार का यूज कर रहे हैं, तो क्या कार लिविंग बीइंग है, नहीं। List the task that you can do but a car cannot, क्योंकि ऐसे बहुत से टास्क हैं जो आपको यहाँ पर बताना भी है जो आप कर सकते हैं क्योंकि आप जीव हैं लेकिन कार नहीं कर सकती। तो क्या है, जैसे कि हम सांस ले सकते हैं, कार सांस नहीं ले सकती, है ना। तो ऐसी बहुत सी चीजें हैं, आप और ऐड कर सकते हैं। सो यू आर अ वंडरफुल एग्जाम्पल ऑफ लिविंग बीइंग। हम लोग क्या है, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है लिविंग बीइंग का। Whenever you attempt to group things around you as living or non-living, you can compare them with yourself. आप किसी भी चीज को अगर बताना चाहते हैं कि लिविंग बीइंग है या नहीं है, तो आप उसको अपने साथ कंपेयर कर सकते हैं। Which characteristics help you in differentiating yourself from a car? कार को जब आपने कंपैरिजन किया, बताया कि ये नॉन लिविंग बीइंग है, तो आपने कैसे कंपेयर किया, किस चीज को कंपेयर किया। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, हम सांस लेते हैं, कार नहीं लेती है ना। सो डज इट मीन इट इज नॉन लिविंग, क्या ये नॉन लिविंग है। नाउ विच कैरेक्टरिस्टिक्स हैव यू यूज्ड टू क्लासिफाई अ कार एज नॉन लिविंग। तो नॉन लिविंग हमने बताया क्योंकि कार सांस नहीं लेती। सो कंटिन्यू योर डिस्कशन इन अ सिमिलर वे टू आइडेंटिफाई द एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बीइंग। सो इसी तरीके से आप डिस्कशन करके बता सकते हैं कौन कौन से ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ऑफ लिविंग बीइंग। तो आगे देखते हैं, यहाँ दिया है, so what are some common characteristics that make living beings very different from the non-living things? Let us learn about it. तो चलिए कुछ important ऐसे characteristics जो हम बता सकते हैं अगर किसी में पाए जाते हैं तो ये living being है और किसी में नहीं पाए जाते हैं तो ये non-living being है। कैसे, तो चलिए आगे पढ़ते हैं। Can we consider movement as one of the characteristics to differentiate between living and non-living? एक जो movement हम बता रहे हैं कि जो living being है वो move करती हैं, तो क्या हम कह सकते हैं कि मूवमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है। कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब होता है कि एक विशेषता या गुण, है ना। सो लिस्ट 5 थिंग्स अराउंड यू दैट कैन मूव ऑन देयर ओन। डू यू थिंक दैट ऑल 5 थिंग्स दैट यू हैव लिस्टेड कैन बी कंसिडर्ड एज लिविंग जस्ट बिकॉज दे कैन मूव ऑन देयर ओन। अब आपको अपने आसपास ऐसी 5 चीजें बतानी है जो कि मूव कर सकती हैं, तो क्या वो लिविंग बीइंग है। जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ, चींटी हमारे आसपास है, मूव करती है। बर्ड्स मूव करती हैं। काव भी एक जगह से दूसरी जगह जाती है ना। लेकिन बाइक
ये भी तो एक जगह से दूसरी जगह जाती है लेकिन खुद से नहीं जाती है ना। हमें बताना है कौन सी चीजें खुद से जाती हैं। तो जो भी आप ऐसे नाम लेंगे, मंकी, स्क्विरल, कुछ भी ले लो जीव जंतु के नाम, तो ये सारे क्या है, लिविंग बीइंग है, क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हैं। हाउएवर अनलाइक एनिमल्स, प्लांट डू नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। डू यू कंसिडर देम एज लिविंग? अब प्लांट्स का आप एग्जाम्पल देख लो, जहां आपने बीज लगाया वहीं पर पौधा बनेगा, उसी पौधे से वो पेड़ भी बन जाएगा, लेकिन वो मूव तो नहीं कर रहा, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा रहा। Even though plants do not move from one place to another, they do show certain types of movements. वो एक जगह से दूसरी जगह मूव तो नहीं करते प्लांट्स, लेकिन कुछ ऐसी चीजें वो शो करते हैं जिससे हम कह सकते हैं कि वो लिविंग बीइंग है। कैसे? ओपनिंग ऑफ फ्लावर्स इज वन ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ मूवमेंट इन प्लांट। फूल मुरझाते हैं, खिलते हैं, बंद होते हैं, खुलते हैं, तो ये क्या है, मूवमेंट ही तो शो कर रहे हैं। एक तरीके से मूवमेंट हो रही है, वो भी खुद से। आप थोड़ी ओपन करते हैं फ्लावर की जो पेटल्स होते हैं उसको, पंखुड़ियां होती हैं उसको, वो खुद ही खुलती हैं, खुद ही बंद होती हैं, खुद ही मुरझाती हैं, है ना। ये मूवमेंट्स खुद होते हैं। अनदर एग्जांपल ऑफ मूवमेंट इन प्लांट इज सीन इन इंसेक्टिवर्स प्लांट्स। सो इंसेक्टिवर्स प्लांट्स क्या होते हैं, जो डिपेंड होते हैं इंसेक्ट्स पे, कीड़े मकोड़ों को खाकर ये अपना न्यूट्रिशन, यानी ये कैसे जीते हैं, ये कैसे जीवित रहते हैं प्लांट्स, ये कीड़े मकोड़ों को खाते हैं। जैसे एक एग्जांपल दिया है ड्रोसेरा, सो इट इज वन ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ इंसेक्टिवोर। ड्रोसेरा इज फीचर्स विद saucer shaped leaves having many hair like projections of unequal length with sticky ends. So ये जो पौधा आप यहाँ देख रहे हैं ना, इसके जो लीव्स हैं ये सॉसर शेप की होते हैं और उसमें बहुत सारे हेयर लाइक फीचर्स, बाल की तरह पतली पतली चीजें आपको देखने को मिल रही हैं। तो ये बहुत स्टिकी होती हैं। इनके एंड पे आप देखेंगे कुछ गोल गोल सा दिख रहा है, ये स्टिकी होता है, चिपक जाता है, और कुछ छोटी हैं कुछ बड़ी हैं, एक जैसी लेंथ की नहीं होती हैं। फिर इसमें क्या होता है, कोई भी कीड़ा अगर इसके पास उड़कर आता है तो ये सभी आपस में सिकुड़ जाती हैं और उस कीड़े को ट्रैप कर लेती हैं और उसे खाकर अपना न्यूट्रिशन लेती हैं, जैसे आप यहाँ इस वीडियो में देखिए इस तरीके से, है ना। तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, इंसेक्टिवोर्स, क्योंकि इन्हें न्यूट्रिशन मिलता है इंसेक्ट से। देन एन इंसेक्ट एंटर द सोशर, हेयर मूव इनवर्ड एंड ट्रैप द इंसेक्ट विद स्टिकी एंड्स। तो जैसा मैंने आपको अभी बताया कि सभी पंखुड़ियां सिकुड़ने लगती हैं और वो इंसेक्ट को ट्रैप कर लेती हैं। नाउ ट्राई टू ऑब्जर्व द मैकेनिज्म ऑफ मूवमेंट इन अदर इंसेक्टिवर्स प्लांट्स। क्लाइंबर्स आल्सो वाइंड देमसेल्व्स अराउंड एनी ऑब्जेक्ट्स प्लेस्ड क्लोज टू देम। दैट मींस इवन दो प्लांट्स डू नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, दे डू शो सम काइंड ऑफ मूवमेंट। सो प्लांट एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करते हैं, लेकिन मूवमेंट उनमें होती है। जैसे कि आप बेल किसी चीज की लगा रहे हैं, जैसे कोई भी ऐसा पौधा है जिसकी बेल होती है, क्लाइंबर्स जो कि किसी के सहारे से ऊपर चढ़ने लगते हैं। सो ऐसे प्लांट्स क्या हैं, वो अपनी जगह से हिल तो नहीं रहे लेकिन अपवर्ड, ऊपर की तरफ मूवमेंट कर रहे हैं। इसीलिए हम कह रहे हैं कि प्लांट्स ऐसे तो मूव नहीं करते एक जगह से दूसरी जगह, बट उनमें मूवमेंट होती है। आप अपनी जो चाइल्डहुड की पिक्चर्स हैं बचपन की, बहुत छोटे थे जब आप, उससे कंपेयर कीजिए कि आपकी ग्रोथ कैसे हुई है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, क्या आपको जो 4 साल या 5 साल पुरानी ड्रेस है अब आपको फिट आएगी? तो इसका आंसर क्या होगा, नो, बिकॉज यू हैव बिकम लार्जर इन साइज। आपका साइज बढ़ गया है। दिस इज ड्यू टू ग्रोथ इन योर बॉडी। आपकी बॉडी में ग्रोथ हो रही है, इस कारण से ऐसा हुआ है। प्लांट्स एंड अदर लिविंग बीइंग्स आल्सो ग्रो। कैन बी कंसिडर ग्रोथ एज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बीइंग। तो क्या हम ग्रोथ, अभी हमने मूवमेंट देखा, ग्रोथ को हम दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स मान सकते हैं लिविंग बीइंग का? यस, हमने प्लांट्स में भी देखा ग्रोथ होती है, प्लांट्स ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, और जो ह्यूमन बीइंग्स हैं उनमें भी ग्रोथ होती है ना। देन थर्ड इज लिविंग बीइंग्स नीड फूड न्यूट्रिशन फॉर देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। लिविंग बीइंग्स हैं, जो भी जीवित हैं जीव, उन्हें न्यूट्रिशन चाहिए, पोषक तत्व चाहिए अपने ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। तो ऐसे हमें 5 लिविंग बीइंग का नाम देना है जिनको फूड चाहिए ग्रो करने के लिए। तो अभी हमने एक इंसेक्टिवोर प्लांट भी देखा, ह्यूमन बीइंग को भी फूड चाहिए ग्रो करने के लिए, प्लांट्स को भी फूड चाहिए ग्रो करने के लिए। जो जड़ होती है मिट्टी में से वो न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, है ना। सो इससे क्या होता है, तभी तो प्लांट ग्रो होते हैं। तो ऐसी बहुत सी चीजें हैं, या जो भी लिविंग बीइंग हैं उन्हें फूड तो चाहिए ही ग्रो करने के लिए।
ओके, नाउ नेक्स्ट इज, नाउ थिंक अ प्रोसेस विदाउट विच वी कैन नॉट लिव। क्या ऐसा कोई प्रोसेस है जो अगर ना हो तो आप जी नहीं सकते? यस, ब्रीदिंग, सांस लेना। अगर हम सांस नहीं लेंगे तो हम जीवित नहीं रह सकते। सो काउंट द नंबर ऑफ ब्रीथ्स यू टेक पर मिनट आफ्टर अ नॉर्मल वॉक, आफ्टर अ रन एंड आफ्टर यू फ्यू डांस स्टेप्स। अब आपकी जो ब्रीद है, सांस लेने की प्रक्रिया है, 1 मिनट में आप कितनी बार सांस लेते हैं वो आप काउंट करेंगे। वॉच को देख के आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि आप नॉर्मल चल के आ रहे हैं तब आपकी हार्ट बीट कितनी है, या आप सांस कितनी जल्दी जल्दी ले रहे हैं, या आप दौड़ कर आए हैं तब कितनी फास्ट ले रहे हैं सांस, या फिर आपने कुछ डांस स्टेप्स किए हैं उसके बाद आप कैसे सांस ले रहे हैं। सो रिकॉर्ड द डेटा एंड ऑब्जर्व। तो आप ऑब्जर्व करेंगे, जब भी हम दौड़ते हैं या भागते हैं तो हम सांस जल्दी जल्दी लेने लगते हैं ना। सो डू यू नोटिस एनी डिफरेंस इन द नंबर ऑफ ब्रीथ्स आफ्टर एवरी सिचुएशन और ईच सिचुएशन? यस, हम हर काम जो यहाँ दिया हुआ है, दौड़ना, भागना, इसके बाद सांस लेने की जो हमारी प्रक्रिया है, नंबर्स हैं, उसमें डिफरेंस होता है। डू यू नोटिस द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग इन other animals like dogs, cats, cows and buffaloes? Notice the movement of their abdomen while they are taking rest. ये जो सांस लेने की प्रक्रिया है, बाकी के जीव में भी आप देखेंगे। आप डॉग को ऑब्जर्व कीजिए, कैट को, गाय को, बफेलो को, भैंस वगैरह को, तो आप उनके एब्डोमेन, एब्डोमेन एरिया होता है पेट वाला एरिया, पेट को आप देखेंगे तो ऊपर नीचे हिलता रहता है। वो क्यों होता है? सांस लेने की प्रक्रिया से होता है। सो इन द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग, व्हेन वी इनहेल द एयर मूव्स फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड आवर बॉडी, व्हेन वी ब्रीद आउट द एयर मूव्स फ्रॉम इनसाइड आवर बॉडी टू आउटसाइड। सो सांस लेने की प्रक्रिया में 2 चरण होते हैं, 2 पार्ट्स होते हैं। पहला होता है इनहेलिंग, उसमें हम बाहर जो हमारे आसपास हवा है उसको अपने बॉडी के अंदर ले जाते हैं, और दूसरा होता है एक्सेलिंग। एक्सेलिंग भी होता है या ब्रीद आउट करना, मतलब सांस को हम बाहर की तरफ छोड़ते हैं। सो ब्रीदिंग इज अ पार्ट ऑफ अ प्रोसेस कॉल्ड रेस्पिरेशन। सो ये जो हम सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, इसी को कहा जाता है रेस्पिरेशन का प्रोसेस। ओके, सो डू प्लांट्स आल्सो रेस्पायर? क्या प्लांट्स भी रेस्पायर करते हैं? यस, देयर आर टाइनी पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स। पेड़ के जो पत्ते होते हैं उस पे छोटे छोटे स्टोमेटा होते हैं, इनमें पोर्स होते हैं। पोर्स यानी छोटे छोटे छेद होते हैं। दीज पोर्स हेल्प प्लांट इन टेकिंग एयर इन एंड आउट। सो जैसे हम अपने नोज का यूज करके सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं रेस्पिरेशन के प्रोसेस से, सो ये जो प्लांट्स के पत्ते होते हैं उनमें ये स्टोमेटा हेल्प करते हैं, स्टोमेटा के पोर्स हेल्प करते हैं एयर को इन एंड आउट ले जाने में या लाने में। सो इंटरेक्ट विद सीनियर्स क्लास स्टूडेंट्स इन योर स्कूल एंड रिक्वेस्ट इफ दे कैन डेमोन्स्ट्रेट स्टोमेटा यूजिंग अ माइक्रोस्कोप इन योर क्लास। ऑल लिविंग बीइंग रेस्पायर। तो इससे हमें ये पता चलता है, जब आप देखेंगे ना, ऑब्जर्व करेंगे माइक्रोस्कोप के अंदर, क्योंकि पत्ते को आप ऐसे देखेंगे आपको स्टोमेटा नहीं दिखेगा, लेकिन आप माइक्रोस्कोप पे ऑब्जर्व करेंगे, आपके स्कूल के लैब में भी आपको दिखा सकते हैं। मैं यहाँ पर दिखा रही हूँ, देखिए इस तरीके से। तो ये छोटे छोटे जो छिद्र हैं ये हेल्प करते हैं रेस्पिरेशन के प्रोसेस में। कोई आपसे पूछेगा रेस्पिरेशन क्या होता है, so what will you answer? You will say that respiration is the process of breathing in and out. सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। सो विद दिस You notice white patches forming on shirts around the armpit during summers. These patches are formed due to sweat. The sweat consists of water and salts removed by body as waste products. Removal of waste products from the body is called excretion. आपने देखा होगा इस तरीके से शर्ट की जो बाजुएं होती हैं उसके नीचे हमारी जो आर्मपिट होती है वहां का एरिया गीला हो जाता है पसीने की वजह से गर्मी में, क्योंकि हमारे पसीने में सॉल्ट की मात्रा होती है। ये हम पिछले चैप्टर्स में देख चुके हैं। तो इवेपोरेशन की वजह से जब पसीना सूख जाता है शर्ट पे, तो जो नमक का कंटेंट होता है, सॉल्ट जो कंटेंट होता है, उसकी वजह से व्हाइट पैचेस हमें देखने को मिलते हैं। तो हमारी बॉडी से जो वेस्ट प्रोडक्ट रिलीज हुआ, इस केस में क्या है, स्वेट यानी पसीना, हमारी बॉडी का जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो रिलीज हुआ। सो रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम बॉडी, हमारी बॉडी से जब वेस्ट प्रोडक्ट हम रिमूव करते हैं तो उस प्रोसेस को हम एक्सक्रीशन बोलते हैं। जैसे यूरिन, यूरिन इज ऑल्सो फॉर्म एज प्रोडक्ट ऑफ एक्सक्रीशन इन एनिमल्स। जितने भी एनिमल्स हैं उनमें यूरिन आप देखेंगे ये भी एक एक्सक्रीशन का ही फॉर्म है। डू यू नो दैट प्लांट्स ऑल्सो एक्सक्रीट? प्लांट्स भी एक्सक्रीट
एक्सक्रीट करते हैं? यू मे नोटिस प्लांट्स एक्सक्रीट एक्सेस वाटर एंड मिनरल्स इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑन लीव्स, फॉर एग्जाम्पल ग्रासेस एंड रोजेस. ऑल लिविंग बींग्स एक्सक्रीट. तो जो भी लिविंग बींग्स हैं वो सभी एक्सक्रीट करते हैं. सो प्लांट्स में भी आप इस तरीके के ड्रॉपलेट्स देख सकते हैं, ये भी प्लांट्स एक्सक्रीट ही कर रहे हैं एक्सेस वाटर को, राइट. सो सभी लिविंग बींग्स एक्सक्रीट करते हैं. ओके, नाउ लेट अस लुक एट अनदर कैरेक्टरिस्टिक्स. अब एक और कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जान लेते हैं. सो व्हाट इज योर रिएक्शन इफ यू अनएक्सपेक्टेडली स्टेप ऑन अ शार्प ऑब्जेक्ट सच एज थॉर्न, या फिर गलती से आपने एक चाय का गर्म कप छू लिया, तो आपका क्या रिएक्शन होगा? सो स्टेपिंग ऑन अ थॉर्न and touching a hot object are stimuli. So stimuli एक रिएक्शन होता है जब हम किसी ऐसे इवेंट हमारे साथ होता है, जैसे हमने कुछ गर्म छू लिया, तुरंत से हम हाथ हटा लेते हैं, या कांटों पे पैर आ गया तो हम पैर जल्दी से ऊपर कर लेते हैं. So anything or any event that prompts living beings to respond is called stimulus. So stimulus क्या होता है? ऐसा कोई भी इवेंट या कोई भी एक्शन जो आपको रिस्पॉन्ड करने के लिए प्रेरित करे या उत्तेजित करे. सो लिस्ट 3 स्टिमुलाई, प्लूरल ऑफ स्टिमुलस, एंड योर बॉडीज इंस्टेंट रिस्पॉन्ड टू देम. सो स्टिमुलाई क्या है? प्लूरल फॉर्म है स्टिमुलस का. तो आपको ऐसी 3 सिचुएशंस बतानी है जिसमें आपकी बॉडी तुरंत इंस्टेंटली रिस्पॉन्स करती है. ऐसे 3 स्टिमुलाई आपको बताने हैं. तो पहला हो गया लाइट. मान लीजिए आप अंधेरे में बैठे हैं बहुत देर तक और बाहर धूप में निकलते हैं या बहुत तेज रोशनी में जाते हैं, तो आपकी आंख खुद ब खुद बंद हो जाती है. फिर धीरे धीरे आप आंखों को ओपन करते हैं और लाइट के हिसाब से, प्रकाश के हिसाब से एडजस्ट करते हैं. ऐसे ही टेम्परेचर, स्किन जो है हमारी बॉडी की वो सेंस कर लेती है टेम्परेचर ज्यादा है या कम है ना. गर्मी होती है तो हम स्वेटिंग यानी पसीना आने लग जाता है, और ठंड होती है तो हम शिवर करने लगते हैं, कांपने लगते हैं, और शिवरिंग की वजह से हमारी बॉडी में हीट आती है. ऐसे ही साउंड, ईयर डिटेक्ट साउंड वाइब्रेशन. साउंड की जो वाइब्रेशन होती है हमारे कान जो है अपने आप ही डिटेक्ट कर लेते हैं, ब्रेन प्रोसेस करता है और हम सुनकर फिर रिस्पॉन्ड करते हैं. कोई हमें आवाज दे रहा है, अगर हम सुने ही नहीं तो हम कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे? सो हमारे ईयर्स सुन रहे हैं और हम रिस्पॉन्ड कर रहे हैं. तो ये 3 चीजें क्या हो गई? सो ये 3 स्टिमुलाई सिचुएशन मैंने आपको बता दिए, लाइट, टेम्परेचर एंड साउंड. नाउ डू प्लांट्स ऑल्सो रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई? क्या प्लांट्स भी ऐसे रिस्पॉन्ड करते हैं? यस, प्लांट्स ऑल्सो रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई. फॉर एग्जाम्पल टच मी नॉट, जिसे हम मिमोसा, छुई मुई या लजालू प्लांट बोलते हैं. फोल्ड देयर लीव्स व्हेन वी टच देम. देखिए इस तरीके से जब आप इसके लीव्स को टच करेंगे ना, थोड़ा सा टच करेंगे तो सभी पत्ते ऐसे फोल्ड होने लग जाते हैं, राइट. तो ये भी क्या है? टच को रिस्पॉन्ड किया प्लांट ने, है ना, स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड किया. सो हैव यू ऑल्सो ऑब्जर्व दैट सर्टेन प्लांट्स फोल्ड देयर लीव्स आफ्टर सनसेट? कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जैसे सनसेट यानी जब अंधेरा होने लगता है तो अपने लीव्स को फोल्ड कर देते हैं. स्पेशली द लीव्स ऑफ सर्टेन प्लांट्स फेसिंग ईच अदर टेंड्स टू कम टुगेदर. दिस कैन बी ऑब्जर्व्ड इन द स्लीपिंग लीव्स ऑफ आंवला, इंडियन गूसबेरी. आंवला का जो प्लांट होता है उसमें ऐसा हमें देखने को मिलता है. ऑल लिविंग बींग्स रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई. फाइंड अ फ्यू मोर प्लांट्स इन योर नेबरहुड व्हिच फोल्ड देयर लीव्स आफ्टर सनसेट. ऐसे कुछ और प्लांट्स भी आप पता कर सकते हैं. ओके, सो ये क्या है कि लिविंग बींग्स रिस्पॉन्ड करते हैं स्टिमुलाई को. किसी भी एक्शन को या किसी भी ऐसे इवेंट को जब हम रिस्पॉन्ड करते हैं तो उसको हम बोलते हैं स्टिमुलस. तो ये सभी लिविंग बींग्स में होता है. ओके, तो ये एक और कैरेक्टरिस्टिक हो गया लिविंग बीइंग का. अब अगला कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं. सो हैव यू सीन यंग वंस ऑफ कैट, डॉग्स और अदर एनिमल्स? लिस्ट यंग वन ऑफ 5 डिफरेंट एनिमल्स. आपने देखा होगा कि जो कैट्स होती हैं, डॉग्स होते हैं हमारे घर के आसपास, उनके छोटे छोटे बेबीज होते हैं, पपीज होते हैं, है ना. सो वो हमने देखे हैं. लेकिन हैव यू सीन यंग वंस ऑफ एनी नॉन लिविंग थिंग? ये तो लिविंग बीइंग के देखा हमने कि बेबीज होते हैं. नॉन लिविंग थिंग्स, मान लो पेंसिल है, चेयर है या इलेक्ट्रिक बल्ब है जिनमें प्राण नहीं है, क्या उनके बेबीज देखे आपने? नहीं. सो ऑल लिविंग बीइंग्स रिप्रोड्यूस. सभी जो लिविंग बीइंग्स है वो रिप्रोड्यूस करते हैं. सो रिप्रोड्यूस करना मतलब इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन. क्या होता है? सो रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग न्यू वंस ऑफ वंस ओन काइंड. अपने ही जैसा एक और जीव को जन्म देना रिप्रोडक्शन कहलाता है. सो ह्यूमन बीइंग भी बेबीज को जन्म देते हैं. ऐसे ही सभी लिविंग बीइंग रिप्रोड्यूस करते हैं.
जिसमें वो खुद जैसे एक और जीव को जन्म देते हैं। सो व्हाई इज रिप्रोडक्शन नेसेसरी? इट इज नेसेसरी फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ। रिप्रोडक्शन जरूरी क्यों है? तो जीवन को चलाने के लिए, लाइफ को चलाने के लिए रिप्रोडक्शन जरूरी है। तो ये रिप्रोडक्शन क्या हो गया? एक और लिविंग बीइंग की कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई। मतलब कोई प्राणी अगर जन्म दे रहा है अपने जैसे दूसरे प्राणी को, तो हम कह सकते हैं कि वो लिविंग बीइंग है। ओके, व्हेन अ लिविंग बीइंग इज नॉट एबल टू एग्जिबिट ऑल ऑफ द अबव मेंशन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्पाइट द एबिलिटी ऑफ ऑल रिसोर्सेज लाइक फूड, एयर एंड वाटर नीडेड फॉर बीइंग अलाइव, इट इज सेड टू बी डेड। सो डेथ यानी मृत्यु भी लिविंग बीइंग की एक कैरेक्टरिस्टिक है कि लाइफ जिसकी भी है वो आज नहीं तो कल खत्म हो जाता है। जैसे प्लांट भी आप फ्लावर देखते होंगे, पहले फूल जो है छोटे से होते हैं, फिर बड़े खिलते हैं, फिर उसके बाद वो मुरझा जाते हैं, सूख जाते हैं, फिर पौधे से गिर जाते हैं। सो फ्रॉम द अबव डिस्कशन वी कैन अंडरस्टैंड दैट ऑल लिविंग बीइंग्स शेयर सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। सो हमने देखा था कि लिविंग बीइंग कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक शेयर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि वो लोग मूवमेंट करते हैं, दे नीड फूड एंड दे ग्रो, खाना चाहिए सभी लिविंग बीइंग को जीने के लिए, ग्रो करने के लिए। दे ऑल्सो रेस्पायर, वो सांस लेते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, एक्सक्रीट करते हैं, स्टिमुलाई को रेस्पॉन्ड करते हैं और इवेंचुअली डाई, और लास्ट में मृत्यु हो जाती है ना। तो ये सारे जो कॉमन फीचर्स है सभी लिविंग बीइंग में होते हैं। एब्सेंस ऑफ एनी ऑफ दीज फीचर्स इंडिकेट्स दैट दे आर नॉन लिविंग थिंग्स। लेकिन अगर कोई चीज ऐसी है जिसमें ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं पाए जाते हैं, एब्सेंट है, तो हम इसे बोलते हैं नॉन लिविंग थिंग है। ओके, नाउ दैट यू नो हाउ टू आइडेंटिफाई अ लिविंग बीइंग, fill up the remaining two columns 4 and 5 of table 10.1 and complete the activity. In which category would you place a seed, living or non-living? Why? Now let us explore how a seed germinates to observe some of these essential characteristics in plant. अभी जो भी हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े, इनको अच्छे से समझने के लिए हम प्लांट में एग्जाम्पल देख लेते हैं कि बीज का जन्म कैसे होता है या बीज कैसे जर्मिनेट होते हैं, लिविंग और नॉन लिविंग। Why? Now let us explore how a seed germinates to observe some of these essential characteristics in plant. अभी जो भी हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े, इनको अच्छे से समझने के लिए हम प्लांट में एग्जाम्पल देख लेते हैं कि बीज का जन्म कैसे होता है या बीज कैसे जर्मिनेट होते हैं। सो एसेंशियल कंडीशन फॉर जर्मिनेशन ऑफ सीड, सीड यानी बीज। ओके, सो हैव यू ऑब्जर्व्ड अ सीड जर्मिनेटिंग? यू माइट हैव वंडर्ड व्हाट कंडीशंस आर रिक्वायर्ड फॉर जर्मिनेशन ऑफ अ सीड। व्हाट कंडीशन डू यू थिंक आर रिक्वायर्ड फॉर a seed germination? How will you investigate whether these conditions have an effect on the germination of seed? Let us find out by performing activity 10.2. बीज से जब पौधा बनता है तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं जर्मिनेशन। तो ये कैसे होता है, इसमें क्या क्या कंडीशन रिक्वायर होती है, इन सबको हम एक्टिविटी के थ्रू जानेंगे। लेट अस एक्सपेरिमेंट, चलिए देखते हैं। सो टेक 4 आइडेंटिकल पॉट्स फिल्ड विद गार्डन सॉइल, सो 4 बीन सीड्स इन ईच पॉट। नाउ कीप दीज पॉट इन द फॉलोइंग कंडीशन फॉर 15 डेज। अब आपको 4 पॉट्स लेने हैं और हर पॉट को जो भी कंडीशन नीचे दी गई है उस कंडीशन के हिसाब से 15 दिन तक रखना है। चारों पॉट में आपको मिट्टी लेनी है और एक एक बीन का बीज, जो बीज होता है किसी भी पौधे का, आप बीज लगा सकते हैं। तो पहला है, पॉट ए को हमें डायरेक्ट सनलाइट में रखना है और पानी नहीं देना है। सूरज की रोशनी में रख दो और पानी एक दिन भी नहीं देना 15 दिन में से। ओके, पॉट बी को हमें डायरेक्ट सनलाइट में रखना है और बहुत ज्यादा पानी देना है। इतना पानी देना है कि देखो यहाँ पर नीचे मिट्टी भी गिरी हुई है ना, बहुत ज्यादा एक्सेस वाटर देना है। पॉट सी को हमें मॉइस्ट सॉइल, कीप इन डार्क, आप इसको अंधेरे में रख दो और गीली मिट्टी करके रख दो, पानी डाल दो उसमें, है ना। पॉट डी को मॉइस्ट सॉइल होना चाहिए, यानी पानी देना है और सनलाइट में भी रखना है। ओके, सो वही यहाँ पर चारों में लिख के दिया हुआ है। ए को आप सॉइल देंगे लेकिन पानी नहीं देंगे और सनलाइट में रख देंगे। बी में हमें बहुत ज्यादा पानी दे देना है रेगुलर बेसिस पे। सी को हमें अंधेरे में रख देना है जहाँ पे रोशनी नहीं आती हो, सनलाइट नहीं आती हो, और उसमें पानी भी देना है। फिर डी को हमें सनलाइट में भी रखना है और पानी भी देना है, लेकिन बहुत ज्यादा पानी नहीं देना है। ओके, मॉडरेट अमाउंट में देना है। नाउ इंडिकेट द अवेलेबिलिटी ऑफ एयर, सनलाइट एंड वाटर फॉर द सीड्स इन ईच ऑफ दीज केसेस इन टेबल 10.2। के बाद ये डिटेल्स आपको टेबल 10.2 में फिल करनी है। व्हेन अ सीड टर्न्स इनटू अ स्प्राउट, इट इज सेड टू हैव जर्मिनेटेड। जब छोटे छोटे
छोटे आपको पौधे दिखने लगेंगे ना, दो दो पत्ते या छोटे से बिल्कुल स्प्राउट जैसे, तो उसे हम कहते हैं जर्मिनेशन। ओके, प्रिडिक्ट वेदर द सीड इन ईच पॉट विल जर्मिनेट, रिकॉर्ड योर प्रिडिक्शन फॉर ईच पॉट केप्ट अंडर डिफरेंट कंडीशन इन टेबल 10.2। और आपको अपना ऑब्जर्वेशन बताना है कि क्या होगा किस कंडीशन में। तो जैसे हमने पॉट्स बनाए, फिर क्या क्या अवेलेबल है उसमें, सीड जर्मिनेशन होगा या नहीं प्रिडिक्ट करके बताओ, ऑब्जर्वेशन बताओ और रीजन भी देना है उसका। तो कैसे करेंगे इसको, चलिए देखते हैं। तो डायरेक्ट सनलाइट में रखोगे तो एयर तो मिलेगी, सनलाइट भी मिलेगी, लेकिन हमने पानी नहीं दिया तो पानी नहीं मिलेगा। प्रिडिक्शन है कि जर्मिनेशन नहीं होगा, पानी नहीं दोगे तो पौधा कैसे होगा। तो प्रिडिक्ट करना मतलब मेरा अनुमान ये है, अनुमान लगाना, अनुमान ये है कि पौधा नहीं उगेगा। ठीक है, अब ऑब्जर्वेशन जब आप देखेंगे 15 दिन बाद तो सच में उसमें पौधा नहीं उगेगा। क्यों, इसका रीजन क्या है? सीड डिड नॉट जर्मिनेट बिकॉज वाटर इज एसेंशियल टू एक्टिवेट एंजाइम्स एंड सॉफ्टन द सीड कोट। पानी की बहुत जरूरत होती है बीज को पौधा बनने के लिए, क्योंकि जब हम पानी देते हैं तो बीज जो हमने लगाया है ना वो सॉफ्ट होता है, उसकी जो ऊपर की हार्ड लेयर है वो सॉफ्ट होती है, तब जाके वो जर्मिनेट होता है। अब सेकंड वाला जो पॉट है जो डायरेक्ट सनलाइट में, लेकिन उसमें अपने बहुत पानी दे दिया है, तो यस एयर मिलेगी, यस सनलाइट भी मिलेगा क्योंकि हमने उसे खुले में रखा है, वाटर भी मिलेगा, लेकिन एक्सेस मिलेगा। प्रिडिक्शन नो, नहीं होगा पौधा। क्यों, इसका ऑब्जर्वेशन भी आप देखेंगे बहुत दिन बाद, मतलब 15 दिन बाद, तो पौधा नहीं आया हुआ। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि एक्सेस वाटर माइट ब्लॉक द एयर स्पेस इन सॉइल रिड्यूसिंग ऑक्सीजन एबिलिटी फॉर जर्मिनेशन। सॉइल में जो स्पेस होता है मिट्टी में, उसको एक्सेस वाटर क्या कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं, जिसकी वजह से सीड्स को ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है। ये सब आप और डिटेल में पढ़ेंगे, बस आपको ये जानना है कि एक्सेस वाटर अगर आप डालते हैं तो भी सीड जर्मिनेट नहीं होगा। फिर अगर अंधेरे में रख दिया है और गीली मिट्टी है तो एयर मिलेगी, यस हवा तो मिलेगी, सनलाइट मिलेगी, नो वाटर मिलेगा, यस। तो प्रिडिक्शन क्या है कि पौधा उग जाएगा, है ना। ऑब्जर्वेशन क्या है, यस। सो इसमें जर्मिनेशन होगा। क्यों? क्योंकि सीड जर्मिनेट्स बिकॉज वाटर एंड एयर वर अवेलेबल, सनलाइट इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर जर्मिनेशन। सीड में जो स्प्राउटिंग होती है, जो जर्मिनेशन स्टार्टिंग वाला होता है, उसके लिए सनलाइट की उतनी जरूरत नहीं है, लेकिन आगे अगर आप ग्रोथ करने के लिए चाहेंगे प्लांट को कि और बड़ा हो जाए, तो फिर आपको उसको सनलाइट दिखानी पर 7 to 10 days to check the status of germination of the seed. Record your observation in table 10.2. ये हमने कर लिया है। Compare your prediction with your observation. फिर हमने प्रिडिक्शन भी किया और ऑब्जर्वेशन को देखा। Now, do you think sunlight is necessary for germination of seeds? Do the seeds in all the pots receive air, water, and sunlight? Is there any pot in which air is not available to the seeds? If so, why it is not available? Then what happened to the seed in the pot where water is provided in excess? Which seeds receive both air and water? Identify pots where you can notice the germination of seed. So ये सारा डिटेल हमने टेबल 10.2 में अभी फिल कर लिया है। Do your observation match with your prediction? Write possible reason in favor of your observation in table 10.2. Based on your observation, state the condition which favors seed germination. Okay? So ये सारी कंडीशन, सारी चीजें हमने डिटेल में देख ली हैं। अब यहाँ दिया है let us understand how these conditions helps in seed germination. The effect of following conditions have been seen in activity 10.2. जो अभी हमने एक्टिविटी की उसमें हमने तीन चीजें देखी, वाटर, एयर, सनलाइट, ये सब है ना, इनका क्या इंपॉर्टेंस है जर्मिनेशन में उसके बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। तो ये बीज आप देख सकते हैं इस तरीके से जर्मिनेट होने से पहले ये एक होता है, बाद में बीच में इस तरीके से एम्ब्रायो बनता है और ऊपर जो हार्ड लेयर होती है उसको हम सीड कोट बोलते हैं। सो वाटर की अगर हम बात करें, सो सीड रिक्वायर वाटर फॉर जर्मिनेशन। वाटर enables the seed to carry out the process necessary for their growth. The outer covering of seed is called seed coat. Water softens the seed coat and helps the tiny embryo inside to develop into a plant. So water क्या करता है, जो हार्ड लेयर सीड कोट है ना ऊपर का, उसको सॉफ्ट करता है ताकि जो सीड के अंदर एम्ब्रायो है वो अच्छे से डेवलप हो सके। ओके, नाउ एयर एंड सॉइल।
So seeds need air for germination. They use the air available in the space between soil particles. Moreover, spaces between the soil particles allow roots to grow easily. Soil अगर लूज होगी, उनके बीच में स्पेस होगा तो उन्हें ऑक्सीजन मिलेगी ताकि वो अच्छे से ग्रो कर पाए प्लांट्स, राइट। और इससे क्या होता है, जो प्लांट्स के रूट्स होते हैं वो भी अच्छे से डेवलप हो पाते हैं। फिर लाइट या डार्क कंडीशन में अगर आप रख रहे हैं तो क्या होगा, वी हैव लर्न्ड दैट फॉर द बीन सीड्स प्रेजेंस ऑफ लाइट इज नॉट एसेंशियल फॉर देयर जर्मिनेशन। लाइट की जरूरत, सनलाइट की जरूरत जर्मिनेशन के लिए इतनी ज्यादा नहीं है। इन जनरल मोस्ट सीड्स डू नॉट रिक्वायर लाइट फॉर जर्मिनेशन, बट आफ्टर जर्मिनेशन सनलाइट इज रिक्वायर्ड फॉर फर्दर ग्रोथ ऑफ सीडलिंग। लेकिन एक बार जब पौधा जर्मिनेट हो गया, उसके बाद उसको फर्दर डेवलपमेंट के लिए तो सनलाइट की जरूरत पड़ती ही है। Now, a fact, there are some seeds of flowering plants like coleus and petunia requires light to germinate. कुछ जो ऐसे प्लांट्स हैं जैसे कि कोलियस है, पिटूनिया, यहाँ पे इमेजेस देख सकते हैं, इनके जो सीड्स है इनको जर्मिनेट होने के लिए सनलाइट की जरूरत होती है। कवरिंग दी सीड्स विद सॉइल इनहिबिट्स देयर स्प्राउटिंग। सीड्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स लाइक कैलेंडुला एंड जिनिया एंड नीड्स डार्कनेस टू जर्मिनेट। लेकिन कुछ ऐसे फ्लावरिंग प्लांट्स हैं जिनके सीड्स को जर्मिनेट होने के लिए अंधेरे की जरूरत होती है। दी सीड्स शुड बी कवर्ड विद सफिशिएंट सॉइल। ओके, सो ऐसा नहीं है कि सभी जो सीड्स हैं या सभी जो प्लांट्स हैं वो अंधेरे में जर्मिनेट होते हैं, कुछ को लाइट चाहिए, कुछ को नहीं चाहिए। सो इन द चैप्टर माइंडफुल ईटिंग अ पाथ टू अ हेल्दी बॉडी, यू हैव लर्न्ड दैट ह्यूमन बीइंग्स नीड अ बैलेंस्ड डाइट फॉर गुड हेल्थ एंड प्रॉपर ग्रोथ. Similarly, plants do need favorable conditions and nutrition for their proper growth and development. What other condition do you think would affect सीड जर्मिनेशन? सो जैसे हमने देखा था माइंडफुल ईटिंग वाले चैप्टर में कि सभी जो लिविंग बींग्स हैं उनको हेल्दी बॉडी पाने के लिए भोजन की जरूरत पड़ती है, न्यूट्रिएंट्स की जरूरत पड़ती है। ऐसे ही प्लांट्स को भी न्यूट्रिएंट्स की जरूरत पड़ती है ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। सो इन एक्टिविटी 10.1, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बींग्स व्हिच मेड यू प्लेस प्लांट्स इन लिविंग बींग? जो हमने एक्टिविटी 10.1 में ऑब्जर्व की थी उसमें हमने प्लांट्स को लिविंग बींग की कैटेगरी में रखा था। सो किस बेसिस पे रखा था? ग्रोथ के बेसिस पे, कि प्लांट ग्रो करते हैं, है ना। सो प्लांट शो ग्रोथ इन एक्टिविटी 10.2। अभी हमने देखा कि एक सीड लगाया, उसमें जर्मिनेशन हुआ, उसको और धूप में रख देंगे, सारी सुविधाएं देंगे तो वो ग्रो होके प्लांट बनेगा, फिर ट्री बन जाएगा, है ना। सो आर देयर एनी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बीइंग दैट दीज प्लांट शोज? सो क्या ऐसे और अदर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो प्लांट में भी पाए जाते हैं? लेट अस स्टडी अनदर कैरेक्टरिस्टिक्स दैट कैन बी सीन क्लियरली इन प्लांट्स ग्रोथ एंड मूवमेंट। और भी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में आगे जानते हैं। तो पहले ये देख लेते हैं कि हाउ वुड यू नाउ कैटेगराइज अ सीड एज लिविंग और नॉन लिविंग। तो सीड को आप क्या बोलेंगे, लिविंग है, नॉन लिविंग है? सीड भी लिविंग होता है, ये डोरमेंट होता है। डोरमेंट मतलब खुद से नहीं जम सकता, आप इसको मिट्टी में लगाएंगे, इसको सुविधाएं देंगे जर्मिनेशन की, तब जाके ये डेवलप होता है। एम्ब्रायो इसके अंदर होता है, आपने देखा था, अभी मैंने पिछले पेज पे बताया, जो कि एक जर्मिनेशन के थ्रू प्लांट बन जाता है। ओके, अब हमें प्लांट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जानना है, जो कि नेक्स्ट एक्सरसाइज से स्टार्ट हो रहा है 10.3 ग्रोथ एंड मूवमेंट इन प्लांट्स। सो ये एक्सरसाइज हम नेक्स्ट पार्ट से स्टार्ट करें। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सो हाउ डू प्लांट्स रिस्पॉन्ड टू सनलाइट? डज सनलाइट अफेक्ट द डायरेक्शन ऑफ ग्रोथ ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट? जो सनलाइट है यानी सूर्य का जो प्रकाश है, क्या उसका कोई इम्पैक्ट होता है प्लांट पे? प्लांट कैसे ग्रो करते हैं या प्लांट के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उन पर सनलाइट का क्या इम्पैक्ट होता है, ये हम जानेंगे। इन विच डायरेक्शन वुड द रूट यानी जड़ एंड शूट ऑफ द प्लांट ग्रो? शूट यानी प्लांट का जो ऊपर वाला पार्ट होता है वो कैसे ग्रो होते हैं? अगर आप प्लांट को इन्वर्टेड मतलब प्लांट को उल्टा करके रख दो, मतलब जड़ ऊपर रख दो और पत्ते नीचे रख दो। हाउ वुड यू डिजाइन एन एक्टिविटी टू फाइंड आंसर टू दीज क्वेश्चंस? सो ये जो भी क्वेश्चंस अभी हमने पढ़े कि सनलाइट का क्या इम्पैक्ट होता है, क्या होगा अगर आप प्लांट को उल्टा रख दोगे, तो इसके लिए एक एक्टिविटी डिजाइन करनी है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ दिया हुआ है, लेट अस डिजाइन एन एक्टिविटी। सो टेक सम बीन और ग्राम seeds and allow them to germinate on a moist cloth or a moist tissue paper. आपको कुछ चने के बीज लेने हैं या बीन्स के बीज ले लेंगे, उसको गीले कपड़े या गीले टिश्यू पेपर में लपेट के रख देंगे। इससे क्या होगा? Let them germinate until each of them develop into a seedling having a small root or a small shoot. ये जो भी बीज आपने रखे हैं ना, सब जर्मिनेट होने लगेंगे, उगने लगेंगे, आपको उसमें छोटी छोटी जड़ दिखेगी, छोटे छोटे शूट यानी तना वाला हिस्सा दिखने लगेगा। अब
आपको 3 बीकर्स लेने हैं या बर्तन लेने हैं, जिसमें आप ए बी सी तीनों पे नाम लिख देंगे। इसके बारे में इमेजेस दी गई है, मैं आपको दिखाऊंगी, पहले ये रीड कर लेते हैं, है ना। फिर क्या करना है, टेक 3 ग्लास प्लेट्स एंड अटैच अ थिक ब्लॉटिंग पेपर टू वन साइड ऑफ ईच प्लेट यूजिंग अ थिक सॉफ्ट कॉटन थ्रेड। आपको 3 प्लेट्स लेनी है, उस पे कॉटन थ्रेड अटैच करना है। फिर सभी प्लेट के थ्रेड के साथ क्या करना है, फिक्स वन सीडलिंग ऑन ईच प्लेट। सभी प्लेट पे एक एक बीज को अटैच कर देना है जो जर्मिनेट हो चुका है। बस ये ध्यान रखना है कि प्लांट डैमेज ना हो। नाउ प्लेस वन ग्लास प्लेट अपराइट विद a seedling attached into each of the beaker A and C as shown in figure 10.2a and 10.2c। दो बीकर में आपको प्लांट को सीधा रखना है, ए और सी वाले में। अभी इमेज देखेंगे, लास्ट पॉइंट ये देख लेते हैं पहले। और बी वाले में प्लांट को उल्टा रखना है, डाउनवर्ड्स, राइट, की रूट जो है वो ऊपर हो और प्लांट के जो पत्ते हैं वो नीचे की तरफ हो। देखिए यहाँ पर ए और सी में जैसे सीधा रखा हुआ है और बी में हमें उल्टा रखना है, इन्वर्टेड बोलते हैं इसको, राइट। नाउ pour water in all the 3 beakers to ensure that seedling in each beaker remains above the water level। अब आपको पानी डालना है तीनों में, बस ये देखना है कि जो पानी आप डाल रहे हैं ना, जो बीज है प्लांट के वो उस पानी से ऊपर हो। इन ईच केस लेट द बॉटम ऑफ द ब्लॉटिंग पेपर गेट completely wet by soaking in the water। in this way the seedling will get moisture from the wet blotting paper। जो पेपर आपने प्लेट के साथ अटैच किया है आपको इंश्योर करना है कि वो गीला हो, ताकि उससे मॉइस्चर यानी कि जो नमी है, पानी की जो जरूरत है बीज की, वो पूरी हो सके। नाउ प्लेस बीकर ए एंड बी इन सनलाइट एज शोन इन फिगर 10.2a and 10.2b। ए और बी वाला जो बीकर आप देख रहे हैं उसको पूरी तरीके से सनलाइट में रखा गया है, चारों तरफ से उसको धूप मिल रही है। लेकिन जो सी वाला है उसको कार्डबोर्ड बॉक्स के अंदर रखा गया है और एक तरफ एक होल है जहां से उसको सनलाइट मिल रही है, राइट। नाउ फिल टेबल 10.3 वीडियो प्रेडिक्शन एंड ऑब्जर्वेशन। आगे एक टेबल दिया गया है, आपने जो भी ऑब्जर्व किया वो आप यहाँ पर फिल करेंगे। फिर आगे इसकी डिटेलिंग भी दी गई है। तो जैसे 3 बीकर से हमारे, तो ए वाले में देखेंगे डायरेक्शन ऑफ सनलाइट, यानी किधर से सनलाइट आ रही है, तो ऑल डायरेक्शन, हर जगह से आ रही है। प्लांट का डायरेक्शन क्या है, अपराइट यानी ऊपर की तरफ। तो शूट और रूट में क्या प्रेडिक्शन और ऑब्जर्वेशन है वो हमें बताना है कि किस तरफ को रूट और शूट डेवलप हो रही है। तो आप देखेंगे कि पहले वाले बीकर में जिधर हर तरफ से सनलाइट आ रही है, रूट्स ग्रो डाउनवर्ड्स, शूट्स ग्रो अपवर्ड, मतलब जो जड़ है वो नीचे की तरफ जैसा कि नॉर्मली हम देखते हैं, और जो तना है वो ऊपर की तरफ उग रहा है ना। इसमें हमने प्लांट को सीधा रखा हुआ था। मैचेस प्रेडिक्शन, रूट्स एंड शूट्स ग्रोज एज एक्सपेक्टेड। सो वही होगा, हमने जो सोचा था वही ऑब्जर्वेशन भी होगा कि जो रूट्स है वो नीचे की तरफ ग्रो होंगे और शूट्स ऊपर की तरफ। ऐसे ही बी वाला जो बीकर है उसमें भी सनलाइट हर तरफ से आ रही है, इसमें प्लांट को हमने उल्टा रखा हुआ है ना, इन्वर्टेड रखा है। तो देखो ऐसा नहीं है कि आप प्लांट को उल्टा रखोगे तो जड़ ऊपर की तरफ ग्रो होने लगेगी, नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो इसमें रूट्स एंड शूट्स एडजस्ट देयर ग्रोथ अकॉर्डिंगली। आप देखेंगे कि थोड़े समय बाद रूट्स नीचे की तरफ कर्व लेती जा रही है और शूट्स जिधर की तरफ सनलाइट है यानी ऊपर की तरफ वो ग्रो होती जा रही है। सो जो प्रिडिक्ट करोगे वही ऑब्जर्वेशन होगा। अभी इमेज आगे दिया है वो हम देखेंगे। देन ओनली फ्रॉम वन डायरेक्शन। अब कार्डबोर्ड बॉक्स के अंदर हमने सी वाला बीकर जो वो रखा था, तो एक होल की तरफ से सनलाइट आ रही थी, इसमें हमने पौधे को अपराइट यानी सीधा रखा हुआ था। तो शूट्स और रूट का क्या यहाँ पर इम्पैक्ट होगा, शूट्स ग्रो टुवर्ड्स लाइट। जो तना है वो जिधर की तरफ से लाइट आ रही है ना एक होल में से, उधर की तरफ ग्रो होने लग जाएगा, और रूट्स तो नीचे की तरफ ही ग्रो होंगे। जो भी प्रेडिक्शन हमने किए थे वो इसमें मैच होगा। कैसे, देखो आगे यहाँ दिया हुआ है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ ग्रोथ ऑफ रूट्स एंड शूट्स इन बीकर ए बी सी बेस्ड ऑन योर ऑब्जर्वेशन। डू योर प्रेडिक्शन मैचेस विद योर ऑब्जर्वेशन, व्हाट डू यू कंक्लूड फ्रॉम दिस एक्टिविटी। सो जो भी एक्टिविटी की हमने उससे हमें क्या कंक्लूजन मिला, देखिए यहाँ पर कंक्लूड करके दिया हुआ है। सो फ्रॉम द रिजल्ट ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट, जो भी हमने इस टेबल 10.3 में किया, वी नोट दैट व्हेन द प्लांट इज केप्ट अपराइट द रूट ग्रोज डाउनवर्ड एंड शूट ग्रोज अपवर्ड। जब भी हम पौधे को सीधा रखते हैं, अपराइट यानी सीधा रखते हैं, तो जो रूट है, जड़ है, वो नीचे की तरफ ग्रो होती है और शूट यानी तना वाला पार्ट है वो ऊपर की तरफ ग्रो होता है।
ये हमारा बीकर ए का हो गया रिजल्ट, है ना। अब बी का देखते हैं। व्हेन द प्लांट इज केप्ट इनवर्टेड, प्लांट को जब उल्टा रखोगे रूट बेंड्स, जो जड़ है वो बेंड होने लगती है। ऐसा नहीं कि रूट ऊपर की तरफ ग्रो होने लग जाएगी, वो बेंड हो जाती है एंड ग्रोज डाउनवर्ड, और नीचे की तरफ ग्रो होने लगती है। ऑल्सो द शूट बेंड्स एंड ग्रोज अपवर्ड, और शूट जो हमने उल्टा करके नीचे की तरफ रखा था पत्तों को, वो ऊपर की तरफ ग्रो होने लगते हैं। व्हेन द प्लांट गेट्स सनलाइट ओनली फ्रॉम वन डायरेक्शन, द शूट ग्रोज इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट व्हाइल द रूट कंटिन्यूज टू ग्रो डाउनवर्ड। तीसरे वाले बीकर में रूट जो है वो क्या होगी, नीचे की तरफ ही ग्रो होगी, लेकिन शूट जो है वो होल की तरफ ग्रो होने लग जाएगी, राइट। ये देखिए यहाँ पर तीनों इमेज में आपको दिखा रही हूँ इस तरीके से, है ना। देखो दूसरे वाले में जड़ हमने कैसे रखा था, ऊपर की तरफ रखा था, लेकिन देखो जड़ यहाँ पर नीचे की तरफ ग्रो हो रही है ना। और लीफ हमने नीचे की तरफ रखा था, लेकिन लीफ ऊपर की तरफ मुड़ गई है, राइट। सो ये चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे। सो आफ्टर कंडक्टिंग एक्टिविटी 10.3 we can conclude that shoots of plant grows upward and exhibit movement towards sunlight but roots of plant grow downward। तो इस एक्टिविटी से ये कंक्लूजन निकला कि रूट को आप किधर भी रखो वो डाउनवर्ड नीचे की तरफ ग्रो होते हैं, और शूट्स को आप किधर की तरफ भी रखो जिधर से सनलाइट आ रही है वो उधर की तरफ ग्रो होते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं साइंटिस्ट के बारे में दिया हुआ है, जगदीश चंद्र बोस जी के बारे में। 1858 से 1937 इनका लाइफ साइकिल था। ही वॉज एन इंडियन साइंटिस्ट हु डिड सम फैसिनेटिंग एक्सपेरिमेंट्स विद प्लांट। ही बिल्ड अ मशीन कॉल्ड क्रिस्कोग्राफ। इन्होंने एक मशीन बिल्ड की थी, और ये साइंटिस्ट थे जिन्होंने प्लांट्स के फील्ड में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए थे। ये जो मशीन है इसका काम क्या था, टू रिकॉर्ड हाउ प्लांट्स रेस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई लाइक लाइट, हीट, इलेक्ट्रिसिटी एंड ग्रेविटी। जो प्लांट्स हैं वो कैसे रिएक्ट करते हैं प्रकाश के प्रति, या गर्मी है, सर्दी है, टेम्परेचर के प्रति, या इलेक्ट्रिसिटी के प्रति, या ग्रेविटी जो हमारी अर्थ की एक फोर्स है जो चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है ना। आप कुछ भी गिराओगे ऊपर से तो वो धरती की तरफ ही क्यों जाता है, ऊपर क्यों नहीं उड़ के चला जाता, तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है अर्थ का जो चीजों को अपनी तरफ खींचता है ना। सो ये सब का प्लांट पे क्या इम्पैक्ट होता है, ये जगदीश चंद्र बोस जी ने फाइंड आउट किया था। विद दिस मशीन ही कुड मेजर हाउ फास्ट प्लांट्स ग्रो। ही आल्सो शोड दैट प्लांट्स कैन सेंस एंड रेस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। सो इन्होंने जो मशीन इन्वेंट की, इससे हम ये भी पता कर सकते थे कि प्लांट्स कितनी फास्ट ग्रो कर रहे हैं और प्लांट्स कैसे स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड करते हैं। स्टिमुलाई क्या होता है ये सब मैं आपको पिछले पार्ट्स में बता चुकी हूँ। नाउ लाइफ साइकिल ऑफ अ प्लांट, हमने देखा था कि जो भी लिविंग बींग्स होते हैं उनका एक लाइफ साइकिल होता है। मतलब जन्म होता है, फिर वो धीरे धीरे ग्रो करते हैं, बड़े होते हैं। अगर हम ह्यूमन बींग की बात करें तो पहले हमारा जन्म होता है, फिर हम छोटे होते हैं, फिर धीरे धीरे बड़े होते हैं। तो एक लाइफ साइकिल है जन्म से लेके मृत्यु तक का। अगर हम प्लांट को लिविंग बींग बोल रहे हैं तो प्लांट का भी ऐसा ही लाइफ साइकिल एक होना चाहिए, है ना। सो वी हैव लर्नड अबाउट द कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर जर्मिनेशन एंड हाउ प्लांट ग्रो एंड एग्जिबिट मूवमेंट। Let us now explore changes a plant undergoes in its whole life। तो जैसे हम बड़े से बूढ़े हो रहे हैं तो प्लांट की लाइफ साइकिल में क्या क्या चेंजेस आते हैं, ये तो अभी हमने देखा कि बीज से पौधा कैसे बनता है ना, लेकिन उसके आगे क्या होता है वो अब हम देख लेते हैं। सो लेट अस एक्सप्लोर एक्टिविटी दी गई है। प्लांट अ बीन सीड एंड प्रोवाइड सुटेबल कंडीशंस फॉर इट्स ग्रोथ। ऑब्जर्व रेगुलरली फॉर 3 months। आपको एक बीज लगाना है और 3 months के लिए उसको ऑब्जर्व करना है कि क्या क्या चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 10.4 एज एंड व्हेन चेंजेस बिकम विजिबल। और फिर एक टेबल दी गई है उसमें आपको अपनी जो भी ऑब्जर्वेशन है उसको मेंशन करना है। नोट द डेट व्हेन एनी चेंज इज ऑब्जर्व्ड। रिकॉर्ड आंसर्स फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चन। जब आपको कोई चेंज दिख रहा है तो आपको डेट भी वहां पर मेंशन करनी कि किस दिन आपको चेंजेस दिखे। फिर जो भी नीचे क्वेश्चन है उनके आंसर करने, जैसे हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर एनी चेंज टू अकर। मेक स्केचेस ऑफ वेरियस चेंजेस दैट यू ऑब्जर्व इन। आफ्टर हाउ मेनी डेज डज द फर्स्ट फ्लावर अपीयर। कि कब आपने बीज लगाया, बीज से आपको पौधा किस दिन दिखना शुरू हुआ, फिर उसमें फूल कब आए, या कोई भी जो बड़ा चेंज है कितने कितने दिन के बाद आपको देखने को मिल रहा है, तो वो आप यहाँ इस टेबल में भरेंगे, है ना, डिटेल फिल करेंगे। आफ्टर सम पार्ट्स ऑफ द फ्लावर हैव ड्राइड कैन यू सी एनी फर्दर ग्रोथ। जब
फूल जो है उसके कुछ पार्ट सूख जा रहे हैं, तो उसके बाद कुछ चेंजेस आपको दिख रहे हैं क्या? विच स्ट्रक्चर डू द रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स डेवलप इनटू? जो फ्लावर का अदर पार्ट जो है वो बाद में क्या बन रहा है? कैन यू नोटिस अ पॉड और अ फ्रूट विद सीड डेवलप फ्रॉम अ फ्लावर? व्हाट हैपेंस टू द प्लांट आफ्टर द फ्रूट कंटेनिंग सीड्स आर फॉर्म्ड? सो प्लांट्स की पूरी लाइफ साइकिल में जो जो चेंज आएंगे वो सब आपको यहाँ पर फिल करना है। ओके, सो चेंजेस ऑब्जर्व ड्यूरिंग द ग्रोथ ऑफ द प्लांट, डेट लिखेंगे, ऑब्जर्वेशन लिखेंगे और स्केचेस बनाएंगे। तो जैसे पहला डे 1 पे क्या होगा, सीड्स आर सोन, ऐसे आप बीज लगा देंगे। 3 से 5 दिन में आप देखेंगे कि बीज जो है ना वो स्वेल यानी फूल जाता है पानी देने की वजह से, क्योंकि पानी एब्जॉर्ब होता है और जो ऊपर की हार्ड जो सरफेस होती है बीज की वो सॉफ्ट हो जाती है। फिर 7 से 10 दिन में देखेंगे कि रूट्स इमर्ज हो रहे हैं, नीचे की तरफ रूट्स बढ़ रहे हैं और शूट्स ऊपर की तरफ इस तरीके से बढ़ रहे हैं, है ना। तो ऐसा आपको जब ऑब्जर्व होने लगेगा तो उसके बाद आप देखेंगे, वैसे तो आपको ये जो सीड का साइकिल है ना आगे एक इमेज दी गई है, मैं एक्सप्लेन करूंगी, पहले ये रीड कर लेते हैं। फिर आगे दिया हुआ है, गो थ्रू द ऑब्जर्वेशंस you recorded plant in table 10.4. What changes do you observe after the fruits are formed? Does the plant become yellow and dry even when you continue watering it? देखो जो भी आपने ऑब्जर्वेशन लिखी ना उसको आप ऑब्जर्व करो, देखो कि क्या आप पानी डाल रहे हैं प्लांट में तब भी प्लांट पीला पड़ रहा है, सूख रहा है। फिर सो द सीड्स ऑब्टेन फ्रॉम योर बीन प्लांट, और जब आपने बीन प्लांट लगाया उसमें फल आए, सो उस प्लांट में से जो फल आए उसको सुखाकर आप बीज बना सकते हैं, फिर से उसको ऑब्टेन करके बीजों को और दोबारा आप प्लांट लगा सकते हैं। वॉच हाउ द सीड्स गिव राइज टू अ न्यू जर्मिनेशन ऑफ बीन प्लांट, और उसी बीज से आपको एक नया पौधा देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जो भी आपने स्केचेस बनाए ना कि बीज कैसे बन रहा है, पौधा कैसे बन रहा है, उससे रिलेटेड एक फिगर दिया हुआ है, मैच करेंगे। अ सीड ग्रोज इनटू अ यंग प्लांट एंड मैच्योर्स टू प्रोड्यूस फ्लावर एंड फ्रूट। द फ्रूट इन दिस case a pod contains seeds which give rise to new germination of bean plants. The entire process from a seed to a plant and then to the next generation of seed is called life cycle of a plant. Figure 10.4, when a plant stops growing and all activities of life gradually comes to an end. Even after availability of all the necessary conditions, the plant is considered dead. So ये जो प्लांट का साइकिल आपको आगे देखेंगे कि बीज से पौधा बना, फिर ग्रो हुआ प्लांट में, उससे हमें फल भी मिले, फिर हमने उससे बीज भी बना लिए नेक्स्ट प्लांट को ग्रो करने के लिए। यही क्या है, लाइफ साइकिल है प्लांट का। जब प्लांट ग्रो होना स्टॉप कर देता है, मतलब जब उसमें ग्रोथ रुक जाती है, आप सभी चीजें पानी भी दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, फिर भी वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है, तो क्या होता है, इसका मतलब प्लांट्स की जो लाइफ है वो अब एंड हो गई है, खत्म हो गई है। आप कितनी भी उसकी सेवा कर लो वो बचेगा नहीं, मतलब प्लांट अब डेड हो गया है कि उसकी लाइफ साइकिल का एंड हो गया है। तो देखिए ये वाला इमेज देखिए, पूरी प्लांट की लाइफ साइकिल को समझाया गया है। स्टेज 1 में क्या होगा, आप बीज लगाएंगे, फिर हम पानी देते हैं तो सीड जर्मिनेट होता है, इसमें नीचे रूट्स देख सकते हैं, ऊपर आप जो कॉटिलिडन है मतलब बीज की जो आउटर शेल है वो आप देख सकते हैं हट गई है, और बीच में से एक छोटा सा एम्ब्रायो जो है वो डेवलप होकर अब लीव्स आपको दिखने लगे, है ना। तीसरे में तो अच्छे से अपीयरेंस ऑफ लीव, पूरी तरीके से आपको लीव दिख रहे हैं। फोर्थ में आप देखेंगे कि फ्लावर्स आ गए हैं, इन्हीं फ्लावर्स में से आप देखेंगे कि जो फूल बच जाते हैं उसमें से ऐसे पॉड्स डेवलप होते हैं, फ्रूट्स डेवलप होते हैं, है ना। यही जो पॉड है आगे चल के इसमें जो बीज हैं बीज के, उनको आप प्रिजर्व करके रख सकते हो नेक्स्ट ग्रोथ करने के लिए, मतलब नेक्स्ट टाइम इन्हीं बीज से आप प्लांट्स को ग्रो कर सकते हो। और दूसरी तरफ ये प्लांट जो बच जाता है वो सूख जाता है और इस तरीके से डेड हो जाता है ना। तो ये हमने देखी प्लांट की लाइफ साइकिल, किस तरीके से हमने पहले ऐसे बीज लगाए, देखो ऐसे बीज लगा के फिर हम मिट्टी से कवर कर देते हैं, थोड़ी दिन बाद हम देखते हैं उसमें से ऐसे छोटे छोटे स्प्राउट्स जैसे डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, यानी कि जो बीज है अब पौधा बन रहा है, मतलब इस स्टेज को हम बोलते हैं जर्मिनेशन। जर्मिनेशन होने लग जाता है, फिर कॉटिलेडन्स अलग होके एम्ब्रायो जो है उसमें से छोटे छोटे इस तरीके से लीव्स आपको दिखने लगते हैं। देख सकते हैं कैसे ग्रो होता है प्लांट, 3 स्टेप्स में यहाँ पर दिखाया गया है। और उसके बाद ये देखो पूरा प्रोसेस है, छोटे छोटे नीचे रूट्स बनने लगते हैं और बीज में से कैसे ऊपर शूट वाला हिस्सा है वो निकल रहा है ना। देखो कैसे धीरे धीरे निकलता है, ये आपको वीडियो फॉर्म में जल्दी देखने को मिल रहा है, लेकिन ये बहुत टाइम लगता है, ऐसा नहीं एक दिन का पार्ट है ये। फिर जब फ्लावर्स बनते हैं तो उसमें से फ्रूट्स कैसे, इन्हीं फ्लावर्स में से ऐसे फ्रूट्स का भी डेवलपमेंट होता है।
Okay, so I hope it is clear to all of you. सो इसके साथ हमने प्लांट्स की जो लाइफ साइकिल है उसके बारे में पढ़ लिया है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज है 10.5 लाइफ साइकिल ऑफ एनिमल। इस वीडियो में हम लाइफ साइकिल ऑफ एनिमल्स जो एक्सरसाइज 10.5 है वहां से स्टार्ट करने वाले हैं। So I hope all of you have watched all the previous videos. If you haven't go through that, please go through the links given in the description box. So life cycle of animals, we have learnt about the life cycle of plant. We have seen that a plant goes through many changes in its life cycle. Have you ever observed how animals grow over time? Draw sketches of their young ones and name them. जैसे प्लांट्स का एक लाइफ साइकिल था, बीज से पौधा बनता है, पौधे से फिर छोटा प्लांट, फिर ग्रो होता है, उसमें फूल आते हैं, फल आते हैं, है ना। वैसे ही एनिमल लाइफ साइकिल भी हम देखेंगे, जिसमें कि मान लो एक डॉग है तो कैसे उसका छोटा सा पपी होता है, फिर वो धीरे धीरे बड़ा होता है। आप ड्रॉ भी कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमें दिया है लाइफ साइकिल ऑफ अ मॉस्किटो। मच्छर की क्या लाइफ साइकिल होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। So mosquitoes buzzing around is a common experience for all of us. Female mosquitoes are blood-sucking insects that transmit several diseases like malaria, dengue, chikungunya. जो मॉस्किटो होते हैं वो तो सभी ने उनकी आवाज बजिंग साउंड जो होता है ऐसा हमारे आसपास करते हुए आपने बहुत बार सुना होगा। मॉस्किटो में जो फीमेल मॉस्किटो होती है ना, वो बहुत सारी बीमारियां स्प्रेड करती हैं। ब्लड सकिंग मतलब खून चूसती हैं, जिसकी वजह से बहुत सी बीमारियां फैलती हैं, जैसे मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, है ना। यू माइट हैव लर्न फ्रॉम न्यूज़पेपर, स्कूल नोटिस बोर्ड और अवेयरनेस कैंपेन दैट मॉस्किटो ब्रीडिंग शुड बी प्रिवेंटेड। आपने बहुत बार न्यूज चैनल्स पे, एडवर्टीजमेंट में, न्यूज़पेपर में बहुत जगह पढ़ा होगा कि मच्छर जो है वो पनपते हैं, ब्रीड होते हैं, जन्म लेते हैं। क्या करना चाहिए? वी आर एडवाइज्ड नॉट टू अलाउ वाटर टू स्टैग्नेट एनीवेयर इन आवर सराउंडिंग। हमारे आसपास कहीं पानी जमा ना हो, क्योंकि पानी जहाँ जमा होता है तो पुराना पानी जैसे जैसे दिन बीतते जाते हैं उसमें मच्छर पनपते हैं। Why is it so? Does stagnant water have any relation with mosquitoes laying eggs? क्या इसमें कोई रिलेशन है? मतलब जो पानी रुक रहा है, पुराना पानी जो हो रहा है, स्टैग्नेंट मतलब रुका हुआ पानी, क्या उसका कोई रिलेशन है मच्छर के एग्स देने से या मच्छर के जो अंडे होते हैं उनको ले करने से? तो इसी बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि ऐसा क्यों होता है कि जो ठहरा हुआ पानी है वहां पर मच्छर अपने एग्स जो है वो ले डाउन करते हैं। चलिए देखते हैं। सो कंडक्ट अ सेफ्टी ऑडिट इन योर स्कूल और एट योर होम and surroundings to check for stagnant water. If available, carry a hand lens to observe any small creature. आप अपने आसपास जा सकते हैं, देख सकते हैं कि कहीं पर stagnant water है क्या, और lenses अगर हो, जिसे हम मैग्नीफाइंग ग्लासेस बोलते हैं, तो आप ये भी देख सकते हैं कि उनके आसपास कुछ आपको देखने को उस पानी में मिल रहा है क्या। Some common places where stagnant water is likely to gather are desert coolers, then planted pots and any open container. बहुत सारी जगह पर पानी इकट्ठा हो जाता है, जैसे कि पॉट्स होते हैं प्लांट के, या कोई कंटेनर खुला हुआ रखा है तो उसमें पानी जमा हो जाता है। You may find two different types of worm-like creatures. They are larva and pupa, two distinct life stages during the development of mosquito. So यहाँ आप इमेज में भी देख सकते हैं, छोटी छोटी कुछ दिख रहे हैं आपको पानी में, जो स्टैग्नेंट सड़ा हुआ पानी होता है। तो ये जो छोटी छोटी चीजें आपको दिख रही हैं, इसको जब आप मैग्नीफाइंग यानी बड़े ग्लासेस से देखेंगे तो ये लार्वा है और प्यूपा है। ओके, ये दो स्टेजेस होती हैं, जो कि एक कह सकते हैं जैसे बच्चा होता है फिर बड़ा होता है ना इंसान, वैसे ही मच्छर सबसे पहले छोटे होते हैं तो लार्वा, देन प्यूपा, और फिर फाइनली वो जो हम देख पाते हैं मच्छर उस स्टेज में डेवलप होता है। नाउ इन केस यू ऑब्जर्व लार्वा एंड प्यूपा, रिपोर्ट टू योर टीचर। आपको अपने टीचर को बताना है अगर आपने ऐसा कुछ ऑब्जर्व किया तो। देन डिस्कस विद द टीचर एंड क्लासमेट्स अबाउट द नेसेसरी मेजर्स वन कैन टेक टू प्रिवेंट ब्रीडिंग ऑफ मॉस्किटो।
mosquito, what differences do you observe in shape of larva and pupa? So जब आप देखेंगे कि आपको इस तरीके का कोई क्रिएचर दिख रहा है जमा हुए पानी में, तो आप अपने टीचर को बताएंगे और उनके साथ ये भी डिस्कस करेंगे अपने क्लासमेट्स के साथ भी कि हम कौन-कौन से मेजर यानी कौन-कौन से तरीके अपना सकते हैं ताकि मच्छर की ब्रीडिंग ना हो। ब्रीडिंग यानी जो उनका जन्म होता है या जो एग ले डाउन हो रहा है वो ना हो। और आपको ये भी देखना है कि लार्वा और प्यूपा के शेप में क्या डिफरेंस होता है। तो आप इमेज में देख सकते हैं। सो मॉस्किटो लार्वा एंड प्यूपा ऑब्जर्व्ड इन वाटर बॉडीज रिपीटेडली कम टू द वाटर सरफेस। ये पानी की ऊपरी सतह पर हमें देखने को मिलते हैं। व्हाट कैन बी द रीजन फॉर दिस? इसका कारण क्या हो सकता है? सो मॉस्किटो लार्वा एंड प्यूपा लिव इन वाटर एंड रिक्वायर एयर टू रेस्पायर। उन्हें एयर चाहिए, हवा चाहिए सांस लेने के लिए। रेस्पायर हमने लास्ट पार्ट में देखा था, राइट? सो दे मूव टू द सरफेस ऑफ वाटर फॉर एयर। इसीलिए वो पानी के ऊपरी सतह पर आ जाते हैं ताकि उन्हें वातावरण से, उनके आसपास जो एटमॉस्फेयर है वहां से एयर मिल सके, राइट? आप ये देखिए, देख सकते हैं इस तरीके से होते हैं लार्वा प्यूपा, राइट? देखिए, यस, तो इस तरीके का कुछ क्रिएचर आपको देखने को मिलता है मच्छर के लाइफ फॉर्म में। ओके, स्टार्टिंग में। अब आगे देखते हैं। नाउ दिस गर्ल इज सेइंग हाउ कैन द लाइफ साइकिल ऑफ ए मॉस्किटो बी डिस्टर्बटेड? अगर ये जो लाइफ साइकिल यानी कि जो मच्छर पनप रहे हैं इनको डिस्टर्ब यानी रोका कैसे जाए? तो ये बच्चा कहता है आई हैव सीन माई मदर स्प्रेइंग ऑयल ऑन दैट इज केरोसिन ऑयल ऑन द स्टैग्नेंट वाटर, व्हाई डज शी डू सो? ये बच्चा कह रहा है कि इसने अपनी मम्मी को देखा है कि जो रुका हुआ पानी है उसके ऊपर वो मिट्टी का तेल केरोसिन ऑयल स्प्रेड करती हैं। ऐसा वो क्यों करती होंगी? सो केरोसिन ऑयल जो होता है ना, मिट्टी का तेल जो होता है, इट फॉर्म्स अ थिन लेयर ओवर द वाटर सरफेस। वो पानी के ऊपर एक लेयर बना देता है। हमने देखा था कि पानी और ऑयल होता है वो कभी मिक्स नहीं होता है। ऑयल ऊपर एक लेयर बना लेता है। सो दिस लेयर सेपरेट्स वाटर फ्रॉम एयर। इसी कारण क्या होता है, ये ऑयल की लेयर जो होती है वो एटमॉस्फेयर और पानी के बीच में एक लेयर बना देती है, जिसके कारण मच्छरों को एयर नहीं मिल पाता, इनहेल नहीं कर पाते और उनकी डेथ हो जाती है। एज ए रिजल्ट दे डाई, और वो खत्म हो जाते हैं, है ना? तो ऐसे हम ब्रीडिंग साइकिल को रोक सकते हैं। नाउ नेक्स्ट देखते हैं। एक्टिविटी दी हुई है, लेट अस एनालाइज, लेट अस सॉल्व एन इंटरेस्टिंग पजल। यहाँ एक पजल दी गई है, इसे हमें सॉल्व करना है। So how will you decide which stage, that is larva or pupa, come immediately after egg stage? एग यानी जो अंडे हैं मच्छर के, उनमें से सबसे पहले कौन सा आता होगा, लार्वा या प्यूपा? So suppose you are given a container with water from a puddle containing larva and pupae. Design an activity to find out the correct sequence of these stages. हमें correct sequence पता करना है कि पहले कौन आया होगा इनमें से। So you can take help of the following activity designed by Avdhi to create your own activity. यहाँ पर अवधि का डिजाइन दिया हुआ है कि उसने कैसे एक्टिविटी को क्रिएट किया है। कुछ स्टेप्स है, एक एक करके देखेंगे और इसी तरीके से आप अपने स्टेप्स भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे पहला है, आई हैव अ वाटर कंटेनर विद मॉस्किटो लार्वा एंड प्यूपा। जो मॉस्किटो का इनिशियल स्टेज है, लार्वा और प्यूपा वाला जो स्टेज होता है, वो वाला पार्ट इसके पास है एक वाटर कंटेनर में। आई विल सेपरेट 4-5 लार्वा एंड प्यूपा इनटू 2 सेपरेट कंटेनर विद सम वाटर। एक दो जो बच्चे हैं यानी लार्वा और प्यूपा हैं, उनको हम थोड़े से पानी में अलग कर लेंगे। यहाँ पर 4-5 इसने किए। देन आई विल ऑब्जर्व देम एवरी डे अंटिल आई सी देम चेंजिंग टू द नेक्स्ट स्टेज। अब अवधि कह रही है कि वो उसको रोज ऑब्जर्व करेगी कि कौन कितना ग्रो हो रहा है, जब तक कि वो अगले स्टेज में ना पहुंच जाए। आगे दिया है स्टेप 4 में, इफ द लार्वा चेंजेस इनटू प्यूपा इट वुड मीन दैट लार्वल स्टेज comes before the pupal stage और vice versa। जो भी जिसमें कन्वर्ट होगा, मान लो लार्वा प्यूपा में बदलता है, इसका मतलब लार्वा पहले आया, या फिर प्यूपा अगर लार्वा में बदलता है इसका मतलब प्यूपा पहले आया। फिर आई विल कीप वॉचिंग बोथ द कंटेनर्स टू सी इन विच वन ऑफ अ मॉस्किटो अपीयर्स फर्स्ट। फिर वो देखती रहेगी कि किसमें मॉस्किटो सबसे पहले आया। सो दीज ऑब्जर्वेशन विल हेल्प अस टू लर्न द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ग्रोथ। सो इस तरीके से हम जान पाएंगे कि कौन सा करेक्ट सीक्वेंस है, राइट? सो नाउ सपोज you are given a container filled with water from a puddle which contains larva and pupa. So without separating them from the container, how would you design an activity to decide which stage out of two gives way to the next?
अब बिना सेपरेट किए आप कैसे बताएंगे कि कौन सा सीक्वेंस कैसे पहले आया है, कौन सा बाद में आया है? इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। पहले एक इमेज दी गई है, उसको देख लेते हैं। जैसे स्टेज 1 में इस तरीके से एग्स होंगे पानी की लेयर के ऊपर। फिर यहाँ पर देखिए सेकंड स्टेज जो होगा वो लार्वा का होगा, थर्ड स्टेज जो होगा वो प्यूपा का होगा, और फोर्थ स्टेज जो होगा वो एडल्ट मॉस्किटो का होगा। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं। So let us learn more about these stages in life cycle of a mosquito. मच्छर की जो लाइफ साइकिल होती है उसके बारे में और डिटेल में यहाँ दिया गया है, सभी स्टेजेस जो अभी हमने देखे। सो मॉस्किटो 4 स्टेजेस से पास होते हैं: egg, then larva, then pupa, and then adult. So adult mosquito that emerges from pupa rests briefly on the surface of water and then flies away. जो सबसे स्टार्टिंग में हमने देखा कि एडल्ट मॉस्किटो जो प्यूपा से इमर्ज होता है वो क्या करता है, थोड़े दिन वाटर के सरफेस पे रहता है, उसके बाद उड़ जाता है। द एडल्ट मॉस्किटो में सर्वाइव फॉर 10 to 15 डेज। आपको पता है जैसे हमारी लाइफ साइकिल जो है 60 ईयर्स, 70 ईयर्स, 80 ईयर्स, 100 साल, उससे भी ज्यादा लोग जीते हैं। मच्छर का जो लाइफ साइकिल होता है वो 10 to 15 डेज का होता है। सिर्फ 10 और 15 डेज के लिए ही वो लोग जी पाते हैं। We have seen that a mosquito begins its life as an egg. स्टेज 1 में वो egg होते हैं। The egg develops into larva, फिर larva बनते हैं। Larva grows into pupa, फिर pupa बन जाता है larva. Then pupa transforms into an adult mosquito. और pupa से क्या होता है, एक adult mosquito बनता है। Okay, then the adult female mosquito lays eggs immediately on or near water and the cycle continues. जो फीमेल मॉस्किटो होती है फिर से वो अंडे देती है पानी के आसपास, और फिर से ये साइकिल कंटिन्यू होता है। मतलब चारों स्टेज बार बार हमें देखने को मिलते हैं। नाउ सिग्निफिकेंट चेंजेस अकर इन अपीयरेंस, बॉडी शेप एंड स्ट्रक्चर ड्यूरिंग द वेरियस स्टेजेस इन द लाइफ साइकिल ऑफ अ मॉस्किटो। हमें बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं उनकी शेप में, साइज में, जितने भी स्टेजेस हैं मॉस्किटो की लाइफ साइकिल में, सभी स्टेजेस में। The shape of the egg is quite different from the larva. The larva appears very different from pupa. The pupa appears very distant from the adult mosquito. Is it easy to imagine that a mosquito emerges from a pupa? So सभी stages में इनका shape अलग होता है, appearance अलग होती है। So आप समझ सकते हैं कि कितना अलग है, कैसे pupa से एक mosquito बन जाता है, right? Now यहाँ पर हमें एक फैक्ट दिया हुआ है, द सिल्क मॉथ ऑल्सो पासिस थ्रू लाइफ स्टेजेस, दैट इज 4 लाइफ स्टेजेस। जो सिल्क होते हैं ना, सिल्क मॉथ, वो भी 4 स्टेजेस से जाते हैं। पहले एग होता है, फिर लार्वा, फिर प्यूपा एंड देन एडल्ट, इस तरीके से। एग्स हैचेस इनटू लार्वा, एग्स फूट जाते हैं और वो लार्वा में कन्वर्ट होते हैं। देन लार्वा secrete thread like material which they wrap around themselves before changing to pupa. These are the fibers that are used to make silk. So क्या होता है, लार्वा एक थ्रेड लाइक धागे जैसा एक मटेरियल सिक्रीट करते हैं और उसको अपने आसपास लपेट लेते हैं। इसी से सिल्क बनता है और सिल्क के कपड़े बनते हैं। सो इंडिया में खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन यानी KVIC है, वो एक बॉडी है जो सेटअप करती है सेवरल सेंटर्स फॉर सिल्क प्रोडक्शन। सिल्क प्रोडक्शन के लिए बहुत सारे सेंटर्स एस्टैब्लिश करती है। ओके, ये गवर्नमेंट की बॉडी है। नाउ हियर इट इज गिवन एज लाइफ साइकिल ऑफ अ फ्रॉग। मॉस्किटो की लाइफ साइकिल देखी, अब फ्रॉग की लाइफ साइकिल देखते हैं। लेट अस एनालाइज। एक्टिविटी है। सो अवधि एंड आयुष आर ड्रेस्ड अप इन फुल स्लीव्स, शर्ट्स एंड फुल पैंट्स टुडे। इट हैज बीन रेनिंग इंटरमिटेंटली फॉर अ वीक। अवधि और आयुष अच्छे से ड्रेस पहनते हैं, फुल स्लीव शर्ट और पैंट पहनते हैं। बारिश हो रही है हफ्ते भर से। दे आर गोइंग आउट विद देयर क्लासमेट्स फॉर एन एक्टिविटी। वो अपने क्लासमेट के साथ एक्टिविटी करने जाते हैं। आफ्टर अ ब्रीफ वॉक लेड बाय देयर साइंस टीचर, दे रीच अ शैलो पोंड। थोड़ा सा चलने के बाद वो एक तालाब या पॉन्ड के पास पहुंचते हैं। इट इज सराउंडेड बाय ट्रीज एंड टॉल ग्रासेस। उस तालाब के किनारे बहुत सारी बड़ी बड़ी घास है, पेड़ है। द टीचर कॉशंस देम टू वॉच एवरीथिंग फ्रॉम अ डिस्टेंस विदाउट कॉजिंग एनी डिस्टर्बेंस। टीचर ने कहा कि आपको सभी चीजें दूर से देखनी है और किसी भी चीज को डिस्टर्ब नहीं करना है, किसी भी जीव को डिस्टर्ब नहीं करना है। नाउ यू मे ऑल्सो गो टू स्मॉल वाटर बॉडी ड्यूरिंग रेनी सीजन एंड एक्सप्लोर इट बाय टेकिंग ड्यू सेफ्टी प्रिकॉशंस। आप भी ऐसा कर सकते हैं, बारिश के समय में आसपास की जगह पर जाके ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं।
Now you may notice a white jelly-like substance on the surface of water towards the edge of the pond. आप तालाब के किनारे देखेंगे कुछ white jelly जैसा substance दिखेगा. वो क्या होता है? This may also be attached to plants growing in or around the water. This jelly-like substance is actually a cluster of eggs of a frog and is known as spawn. So ये white जो sticky objects आपको देखने को मिलता है pond में, वो पौधे से भी अटैच हो सकता है, उसको हम स्पॉन बोलते हैं. वो आखिर होता क्या है? वो फ्रॉग्स के अंडे होते हैं. ओके, देन ऑब्जर्व द फीचर्स ऑफ ऑल द स्टेजेस ऑफ फ्रॉग शोन इन 10.7 फिगर. हाउ विल यू डिसाइड द सीक्वेंस ऑफ द गिवन स्टेजेस A B C D E F? Some of the stages show distinct changes in their initial and final shapes. Record these changes in table 10.5. यहाँ पर जो इमेज दी गई है इसमें इमेजेस के नाम है ABCDEF. हमें सही सीक्वेंस में अरेंज करना है कि सबसे पहले क्या हुआ होगा फिर क्या हुआ होगा. जैसे कि सबसे पहले यहाँ पर देखिए एग्स हैं, एग्स थोड़े बड़े हुए, फिर उसके बाद ये स्टेज होगी, फिर हैंड्स डेवलप होने लगे और लास्ट में से आपको दिखेगा कि फाइनल एक फ्रॉग आपको देखने को मिल रहा है. राइट नाउ अब इसको हमें सही से अरेंज करना है बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन लिस्टेड इन टेबल 10.5. ड्रॉ द लाइफ साइकिल ऑफ अ फ्रॉग. कंपेयर द फिगर ड्रॉन बाय यू विद 10.8. हमें सही से सीक्वेंस में अरेंज करना है और क्या आप ऑब्जर्व कर रहे हैं हर स्टेज में वो भी बताना. ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं. हमें एक यहाँ पे दिया हुआ है तो इस टेबल को फिल करने से पहले थोड़ा सा आगे का रीड कर लेते हैं फिर टेबल फिल करेंगे. जैसे some of these stages have been clubbed together. For example, stages A and F in figure 10.7 have been kept under stage 1. कुछ आप देखेंगे कि स्टेप्स को कंबाइन करके स्टेजेस बनाए गए हैं इस फिगर में जो नीचे दिया हुआ है. यू विल फाइंड 4 स्टेजेस इन लाइफ साइकिल ऑफ अ फ्रॉग. फ्रॉग की भी लाइफ साइकिल में हम 4 मेन स्टेज देखते हैं. जैसे एग वाला स्टेज होता है जो कि एम्ब्रायो बन जाता है, फिर टेडपोल वाला स्टेज आता है जिसमें कि कंसिस्टिंग ऑफ एन अर्ली स्टेज विद अ टेल एंड नो लेग्स. इसमें टेल पूंछ होती है. देन लेट स्टेज में हम देखते हैं हिंड लेग्स, छोटे छोटे पैर दिखने लगते हैं. फिर फ्रॉगलेट वाली स्टेज आती है और लास्ट में आता है एडल्ट फ्रॉग स्टेज. यहाँ आप देख सकते हैं है ना. सबसे पहले स्पॉन जो अंडे होते हैं, फिर वही अंडे थोड़े बड़े होकर एम्ब्रायो बन जाते हैं. दोनों किस में आ गए? स्टेज 1 में. फिर स्टेज 2 में होता है कि टेडपोल, इसमें टेल पूंछ दिख रही है. फिर ये भी स्टेज 2 में है, इसमें हिंड लेग्स छोटे छोटे पैर दिख रहे हैं. फिर फ्रॉगलेट वाली एज आती है थर्ड और फोर्थ में एडल्ट फ्रॉग्स बन जाते. अब चलिए इस टेबल को फिल कर लेते हैं. तो ए आ गया स्पॉन यानी इस तरीके से एग. बी आ गया एम्ब्रायो, एग्स थोड़े से बड़े हो जाते हैं. सी में टेडपोल है जिसमें टेल होती है. डी में टेल भी है और 2 छोटे छोटे हिंड लेग्स यानी छुपे हुए आपको पैर दिखने लगते हैं. राइट. देन फ्रॉगलेट्स, इनकी पूंछ धीरे धीरे कम होने लगती है और लास्ट में आता है एडल्ट फ्रॉग जिसकी पूंछ बिल्कुल भी आपको नहीं देखने को मिल रही. इन द क्लास along the following points, how are these eggs of a frog different from the other eggs that you may have seen? Which stage has the shorter duration? Is there a change in the habitat during the various stages in the life cycle of a frog? How do the special features support that stage? अब यहाँ पर आपको क्लास के साथ डिस्कस करना है और ऑब्जर्व करना है कि फ्रॉग्स के जो एग्स हैं वो बाकी के एग्स से अंडों से कैसे अलग होते हैं. नाउ विच स्टेज हैज द शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन? सबसे छोटी स्टेज कौन सी होती है? वहां पे टाइम हमें दिया हुआ था इमेज में, उस बेसिस पे बताना है. और क्या क्या चेंजेस आते हैं, क्या स्पेशल फीचर्स हैं वो बताना है. ओके, सो हमें ऑब्जर्व करना है फिगर 10.8. यू विल सी दैट tadpoles develops legs but still have tails. हमने देखा कि कैसे टेडपोल में टेल्स अभी भी बाकी होती है, पूंछ होती है. सो टेल्स हेल्प देम स्विम इन वाटर. उस पूंछ की मदद से वो पानी में तैर पाते हैं. Tadpoles grow gradually and start looking like little frog called froglets. Tadpole ही थोड़े बड़े हो जाते हैं और वो फ्रॉग जैसे दिखने लगते हैं इसलिए उन्हें फ्रॉगलेट्स कहते हैं. They still live in water but begin to spend some time on land. फ्रॉगलेट्स जो होते हैं वो पानी में ही रहते हैं, थोड़ा बहुत समय वो लैंड पे यानी जमीन वाले हिस्से पे भी बिताने लगते हैं. They continue to grow and lose their tails completely. Their legs become strong to help them jump and land. They become fully developed adult frogs living
both in water and on land. So धीरे धीरे क्या होता है, उनके पैर और मजबूत होने लगते हैं, पूंछ बिल्कुल खत्म हो जाती है ताकि उनके पैर मजबूत हो जाए और वो जंप कर सके लैंड पे जब वो जाते हैं। तो फ्रॉग पहले स्टार्टिंग के समय में पानी में रहते हैं, बाद में वो जमीन पे भी रहते हैं। Now, do you think that birds also show significant changes in various stages of their life cycle? How does the life cycle of animals differ from that of plant? So यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन तो हम आगे देखने ही वाले हैं, लेकिन क्या चिड़िया का भी ऐसा लाइफ साइकिल होता है? हाँ बिल्कुल, सभी जीव का एक लाइफ साइकिल होता है जन्म से लेकर मृत्यु तक। प्लांट्स एंड एनिमल्स आर अ पार्ट ऑफ लिविंग वर्ल्ड, दे गो थ्रू वेरियस चेंजेस ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ देयर लाइफ। प्लांट और एनिमल्स जो होते हैं ना, वो पूरे लिविंग वर्ल्ड का एक पार्ट होते हैं। वो बहुत सारे वेरियस वेरियस चेंजेस उनके अंदर होते हैं पूरे लाइफ साइकिल में। वी हैव लर्न दैट अ टाइनी प्लांट ग्रो एंड डेवलप इनटू अ बिग ट्री। वी हैव ऑल्सो लर्न हाउ एनिमल्स ग्रो एंड चेंज फ्रॉम यंग वंस टू एडल्ट। दिस जर्नी varies for each animals, making it unique and special. We have seen pupae changes into insects, then tadpole changes into frog. Such changes are important for plants and animals to survive and maintain continuity of their kind. So ये जो changes आते हैं animals में या plants में, अगर ये नहीं होंगे तो आगे की species कैसे grow होंगी? इन species के आगे आने वाले जो समय है उसमें हम कैसे देख पाएंगे अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा, ग्रोथ नहीं होगी, राइट? सो ये चेंज को मेंटेन करते हैं, ये कंटिन्यूटी को मेंटेन करते हैं। सो वी शुड ऑल्सो टेक केयर ऑफ देम एंड देयर होम्स। बाय नर्चरिंग एंड प्रिजर्विंग देयर होम्स वी कॉन्ट्रीब्यूट टू दिस फ्लरिशिंग लिविंग वर्ल्ड। हमें इनकी सेफ्टी का ध्यान रखना चाहिए, हमें इनकी केयर करनी चाहिए, हमें नर्चर इनका भरण पोषण करना चाहिए, इनके घरों की देखभाल करनी चाहिए, ताकि ये जो दुनिया है जिसमें जीव रह रहे हैं और ज्यादा फले फूले।